प्रेजेंट। करण अपनी आंखों को धीरे से खोला। पुरानी यादों को याद करके करण के आंखों में रुका आंसू उसके गालों पर जा गिरा। अपने भाई का लास्ट चेहरा उसने उसी दिन देखा था और आज के बाद उसने अपने भाई के बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं किया। अन्वी जो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, जब वो देखी करण किस तरह से रो रहा है तो ना जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। वो पहली बार करण को रोते हुए देख रही थी, ऊपर से अपने भाई के बारे में सोचते हुए वो रो रहा था। ये बात अन्वी के लिए हैरान करने वाली बात है। उसे जहां तक पता था घर में सभी लोग रितिका मल्होत्रा के छोटे बेटे से नफरत करते हैं, लेकिन वही सब अब उसको याद भी करते हैं, पर दिखाना कोई भी नहीं चाहते। वो आज भी उनको याद करते हैं। करण सारे सामान को एक नजर देखा, फिर उन सारे सामान को गड्ढे में फेंका। एक नजर वापस से उन सभी सामान को देखते हुए खुद से कहा, आज ये आखिरी बार है मेरा तुम्हारे सामान को छू कर देखना, तुम्हारी यादों को याद करना। छू, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी यादों को मिटा दूंगा। तुम्हारी एक भी निशानी मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। जब तक तुम्हारी निशानी मेरे घर में रहेगी तब तक तुम सबको याद आओगे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं तुम्हें याद करके मेरा परिवार फिर से टूटे। सालों पहले तुम्हारी गलती की वजह से मेरी माँ की जो हालत हुई थी उसको मैं भूल नहीं पाया हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ सदमे से बाहर निकली थी। मैं नहीं चाहता हूँ वापस से मेरी माँ की हालत वैसे ही हो। ये कहकर करण ने अपने बगल में रखे एक सफेद डब्बे को लिया, फिर उसके ढक्कन को खोलकर उस सफेद डब्बे के अंदर रखा केरोसिन तेल को उस गड्ढे के सारे सामान के ऊपर से फेंकने लगा। करण की ऐसी हरकत को देखकर अन्वी हैरान रह चुकी थी। इतना तो समझ गई करण इन सभी को खत्म करना चाहता है, लेकिन क्यों ये बात उसे समझ नहीं आई। करण ने सफेद डब्बे के अंदर रखे सारे केरोसिन तेल को उस गड्ढे में फेंक कर उस डब्बे को भी उस गड्ढे में फेंका, फिर माचिस निकालकर तुरंत उसमें आग लगा दिया। जब अन्वी ये सब होते हुए देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह करे तो करे क्या। एक पल तो उसे लगा वह जाकर करण को ऐसा करने से रोके, पर करण के डर की वजह से वो उसके पास जा नहीं पाई। आग जलती रही। करण अपनी शैतान भरी नजरों से उस आग को जलते हुए देख रहा था। उस आग से भी ज्यादा आंखें लाल थी करण की। अन्वी अब वहां और ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहती थी। वह जानती थी अगर वह जरा भी देरी की यहाँ पर तो वो पकड़ी जा सकती है। इससे अच्छा यही होगा चुपचाप यहाँ से निकल जाए। ये सोचकर वो एक नजर करण के चेहरे को देखी, फिर धीरे कदम से चल के वहां से बाहर निकल गई। अन्वी उस जंगल से बाहर निकलकर घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। पहले तो वो खुद को नॉर्मल की, क्योंकि वहां का नजारा देखकर वो अभी भी घबराई हुई थी। करण के डरावने चेहरे को देखकर उसे अभी भी डर लग रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो कितना घबराई हुई है। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल की, फिर शांत मन बनाकर चुपके से घर के अंदर गई। जैसे ही अन्वी घर के अंदर आई, अचानक से उसकी नजर आरोही मल्होत्रा और देव मल्होत्रा पड़ गई। इस समय वह दोनों ही गुस्से में अन्वी को देख रहे थे। जब देव आहूजा ने अन्वी के हाथों में पूजा की थाल को देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उन्होंने गुस्से में अन्वी को देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के श्राद्ध किए हुए बेटे का जन्मदिन की पूजा करवाने की? और तुम्हें उसके बारे में इतनी सारी बातें किसने बता दिया? मैं इस घर का सबसे बड़ा हूं। मेरे बोलने पर ही लोग वह करते हैं जो मैं कहता हूं। फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आज ही तुम हॉस्पिटल से आई हो और आज ही तुम बाहर ये करने गई थी। तुम्हें पता भी है अगर तुम्हारे पति को ये बात पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। मैं तुम्हारे परिवार के धोखे देने के बावजूद भी तुम्हें अपनाया बहू के रूप में, लेकिन आज की हरकत को देखकर मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है अन्वी। तुमने ये करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? रितिका ने तुमसे ये कहा और तुम करने चली गई। रितिका एक माँ है और माँ को अपने बेटे की फिक्र रहती है। वो आज रोएगी फिर कल चुप हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं तुम उसकी हर बात को मानोगी। तुमने जो हरकत की है उससे मैं बहुत नाराज हूँ। देव मल्होत्रा के गुस्से भरी बातों को सुनकर अन्वी पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसे लगा था रितिका मल्होत्रा सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन रितिका मल्होत्रा तो बेबस होकर सोफे पर बैठी हुई थी। रितिका मल्होत्रा को इस तरह से रोते हुए देखकर अन्वी समझ चुकी थी उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं।
उन्होंने कोशिश की होगी पर अपनी कोशिश में नाकामयाब रही। ये सोचकर अन्वी पूजा की थाल को टेबल पर रखी, फिर देव मल्होत्रा के पास आकर उनसे नजरें मिलाते हुए कहने लगी, दादाजी मैं जानती हूँ मैं जो करके आई हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था रितिका माँ एक माँ है और हर माँ को अपने बेटे की फिक्र रहती है। शायद आप भूल रहे हैं, अब मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। आप एक पिता है, इसलिए आप इतने कठोर से ये सब कहे जा रहे हैं, लेकिन एक बार आप अपनी पत्नी से पूछ कर देखिए, क्या वो अपने बेटे को दर्द में कभी देख सकेगी। ये कहकर अन्वी आरोही आहूजा को देखने लगी। अन्वी की बातों को सुनकर देव मल्होत्रा की नजर आरोही मल्होत्रा पर चली गई। जब आरोही आहूजा ने देखा उन दोनों उसे ही देख रहे तो गुस्से में अन्वी से कहने लगी, ये लड़की तू खुद को बचाने के लिए मेरे ऊपर कोई भी एक्सप्लेन मत कर। मैं भी एक माँ अपने बेटे को दर्द में देखकर मैं दुखी होंगी, लेकिन उस बेटे के लिए जो बेटा मेरे पास होगा, मैं उस बेटे के लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं रहूंगी जो बेटा एक कातिल हो। मैं अपने एक कातिल बेटे के लिए अपने पास रहने वाले दूसरे बेटे को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। रितिका के पास करण और रिहान है, उसकी भलाई इसी में है। अगर वह चाहती है वो दोनों बेटा भी उससे दूर ना जाए तो चुपचाप अपने उस कातिल बेटे को भूल जाए, वरना अपनी इस गलती की वजह से कहीं वो अपने पास रहने वाले बेटे को भी खो ना दे। ये कहकर आरोही मल्होत्रा गुस्से में रितिका मल्होत्रा को देखने लगी। रितिका मल्होत्रा इस समय बेबस में बैठी हुई थी। जब उन्होंने आरोही मल्होत्रा की बातों को सुनी तो उनकी नजर भी आरोही मल्होत्रा की नजरों से जा मिली। रितिका मल्होत्रा इस समय बेबस में बैठी हुई थी। जब उन्होंने आरोही मल्होत्रा की बातों को सुनी तो उनकी नजर भी आरोही मल्होत्रा की नजरों से जा मिली। अन्वी एक नजर रितिका मल्होत्रा को देखी, फिर आरोही मल्होत्रा को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहने लगी, दादी आप ये कह तो रहे हैं बहुत आराम से, क्योंकि आपके ऊपर ये बीती नहीं है। जिसके साथ हुआ होता है ना, उसी को एहसास होता है बेटे के अपने पास होने या ना होने का। मैं जानती हूं मैं रिहान को अपनी कोख से जन्म नहीं दी हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं आगे चलकर उसको ऐसे ही इग्नोर कर दूंगी। मेरा बेटा अगर गलत काम किया तो उसको सजा भी जरूर मिलेगी, लेकिन मेरी ममता कभी खत्म नहीं होगी। आप एक औरत है और एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। मैं आपसे एक ही विनती करूंगी, एक बार आप रितिका माँ से अकेले में बैठकर बातें कर ले, फिर आपको एहसास होगा रितिका माँ कितने दर्द में है। मैं तो यहाँ नई आई हुई हूँ, तो शायद रितिका माँ मुझसे इतनी बातें शेयर नहीं करेगी, लेकिन आप तो रितिका माँ को शुरू से जानते हो। ऐसे में अगर आप उनके साथ रहोगे तो वो जरूर आपको अपने दिल की बातें शेयर करेंगी और फिर आप उन्हें अच्छे से समझा भी सकते हैं। इस तरह गुस्सा दिखाकर समझाना कोई अच्छी बात नहीं होती। अन्वी की बातों को सुनकर देव मल्होत्रा और आरोही मल्होत्रा को काफी गुस्सा आ रहा था। देव मल्होत्रा ने देखा अन्वी बहुत ज्यादा ही जुबान चलाने लगी है, तो उन्होंने गुस्से में अन्वी से कहा, तुम भूल रही हो इस घर में तुम्हें क्यों लाया गया। रिहान की माँ हो तो उसकी माँ बनकर ही रहो, इस घर की महारानी बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा उस कातिल के बारे में कोई भी काम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैंने देख लिया तुम वापस से वो सब काम में लगी हो तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। कुछ दिन तक तुम मेरी नजर में बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन आज की हरकत को देखने के बाद मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बेमतलब का अपनी पत्नी पर चिल्लाता रहता था, वो क्यों तुम पर गुस्सा करती है, लेकिन अब मैं उसके साथ हूँ क्योंकि तुम हरकत ही ऐसा करके आई हो। आने दो करण को, उसको तुम्हारी बातें बताऊंगा, फिर वह जो करेगा तुम्हारा हाल वो तुम जिंदगी में भी सोची नहीं होगी। तुम करण का रूप नहीं देखी हो, जिस दिन तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल जाएगी वह कौन है तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी बिना परमिशन के कोई काम करने के लिए। ये कहकर देव मल्होत्रा गुस्से में वहां से चले गए। देव मल्होत्रा जा चुके थे। जब आरोही मल्होत्रा ये देखी तो वो गुस्से में एक नजर अन्वी को देखी, फिर वह भी वहां से चली गई। वह दोनों को जाते हुए देखकर अन्वी के नजर रितिका मल्होत्रा पर चली गई जो सोफे पर बैठी हुई थी। उनको इस तरह से देखकर अन्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उनके पास आई, फिर उनके बगल में बैठकर उनके हाथों को पकड़कर कहने लगी, माँ आप इन लोगों की बातों का बुरा मत मानिए।
अन्वी की बात सुनकर रितिका मल्होत्रा एक नजरों उसे देखी, फिर अपनी जगह से उठकर गुस्से में कहने लगी, मैं तुमसे बोली थी ना ये काम तो मत करो वरना तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। अब देख लिया ना, ये लोग तुमसे भी नफरत करने लगे हैं। मैं तो सालों तक इनकी ये हरकत झेलती आई हूँ। जब जब मेरे बेटे का जन्मदिन आता है तब तब उस दिन ये लोग मुझ पर इसी तरह गुस्सा करते हैं, इसी तरह मुझे रोक टोक करते हैं, और यही वजह से मैं खुद को कमरे में अकेली रखती हूँ। देखो अन्वी, पापा ने कहा है तो तुम अब से मेरे बेटे के बारे में कोई भी बातें यहाँ नहीं करोगी। मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ मेरी मदद करने के चक्कर में तुम इस घर से चली जाओ। तुम्हारे लिए भलाई यही होगा, तुम इस सब चीजों से दूर रहो। अगर करण को जरा भी पता चल गया तुम्हारे बारे में तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम उसके गुस्से को नहीं जानती हो। मुझे पता है तुम्हारे सर पर जो चोट लगी है वो करण की वजह से ही लगी है। तुम शुक्र मनाओ इस चोट से तुम्हारी जान बच गई, वरना करण तुम्हारी जान लेकर ही मानता। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अब से तुम मेरे बेटे के बारे में कोई भी बात जानने की कोशिश नहीं करोगी और ना पता करने की कोशिश करोगी वो कहाँ है। मैं ही पागल थी जो अपने बेटे को याद करके तुम्हें अपने जाल में फंसा ली और अपने साथ साथ तुम्हें भी अपने परिवार का डांट सुनवा दी। देव मल्होत्रा इस घर के सबसे बड़े हैं। अगर पापा ने तुम्हें वार्निंग दिए है तो उन वार्निंग को तुम अच्छे से समझकर पूरा करना, वरना तुम बहुत पछताओगी। क्योंकि पापा की बातें पत्थरों पर लकीरों की तरह है, उनकी नजर में कोशिश करना तुम अच्छी बनकर ही रहो, वरना तुम्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। ये कहकर रितिका मल्होत्रा एक नजर अन्वी के चेहरे को देखी, फिर वहां से चली गई। अन्वी अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अब तक तो वहां से सभी लोग जा चुके थे। ये देखकर अन्वी चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। अन्वी जैसे ही कमरे में आई उसकी नजर अपने बेटे पर गई जो सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। रिहान को देखकर अन्वी उसके पास आई, फिर से अपनी गोद में बिठा ली। रिहान की नजर इस समय अपने किताबों पर थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मम्मा को देखा उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो मुस्कुराते हुए अन्वी से कहा, मम्मा अब आप कैसी हो? आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था। आप ऐसे ही मुझे बिना बताए कहीं भी मत जाया करो। आपको पता है ना, जब मैं आपको नहीं देखता हूँ तो कितना परेशान होता हूँ। रिहान की मीठी मीठी बातें सुनकर अन्वी की घबराहट और थकान दोनों ही गायब हो चुकी थी। जब भी वो रिहान से बातें करती तो यूं ही उसके थकावट दूर हो जाती थी, और आज भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये सोचकर अन्वी मुस्कुराकर रिहान से कहती, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है ना आपकी मम्मा को कितना सारा काम होता है, इसीलिए आपकी मम्मा काम के वजह से बाहर थी। लेकिन आप फिक्र मत करो, अब जब भी आपकी मम्मा बाहर जाएगी तो वो आपको बता कर जाएगी। अन्वी की बातों को सुनकर रिहान मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, अच्छा मम्मा आप एक बात बताओ, आपको कल चोट कैसे लगी? क्या आपको चोट डैडी की वजह से लगी? क्या डैडी ने आपको हर्ट किया? रिहान की बात सुनकर अन्वी की नजर उसके मासूमियत भरे चेहरे पर चली गई। ये तो सच था, कल उसको चोट करण की वजह से ही लगी थी, लेकिन वह अपने बेटे को ये बात नहीं बता सकती। अगर उसने ये बात रिहान को बता दी तो शायद रिहान अपने डैडी से नफरत करेगा, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये सोचकर अन्वी मुस्कुराते हुए उसे कहती, नहीं बेटा आपके डैडी की वजह से मुझे चोट नहीं लगी है। आपके डैडी तो बहुत अच्छे हैं। आपने देखा नहीं कैसे आपके डैडी ने मेरी मदद की, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अगर वह मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते तो शायद मैं अभी आपके पास नहीं होती। मुझे चोट मेरे ही गलती की वजह से लगी। मैंने गलती की तो उसकी सजा भी मुझे मिलेगी ना। बस आप यही समझ लीजिए मेरी गलती की वजह से मुझे चोट लगी। ये कहकर अन्वी रिहान के एक गाल पर बड़े प्यार से किस करती। अन्वी की बातों को सुनकर रिहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराकर अपने जगह से खड़े होते ही उसने अन्वी के दोनों गालों पर किस किया। किस करने के बाद वो मुस्कुराकर अन्वी से कहा, मम्मा आपको पता है कल डैडी मुझसे पूछ रहे थे वो तस्वीर हमने कब खिंचवाई थी। ये कहकर वह टेबल पर रखे फोटो फ्रेम की तरफ इशारा किया। रिहान की बात सुनकर अन्वी की नजर टेबल पर रखे हुए फोटो फ्रेम पर गई। फोटो फ्रेम को देखते ही अन्वी हैरान भरी नजरों से रिहान को देखकर कहती, आपके डैडी ने जब आपसे जो सवाल किया तो आपने अपनी डैडी से क्या कहा?
अन्वी की बातों को सुनकर रिहान मुस्कुरा कर कहा, जब डैडी ने मुझसे ये पूछा तो मैंने उनसे कहा ये तब की तस्वीरें हैं जब मैं अपनी मम्मा से पहली बार मिला था, यानी कि स्कूल में मेरी मम्मा और मैं इस फोटो को खिंचवाया था और मेरी मम्मा मुझे ये तोहफे में दी थी। रिहान की बात सुनकर अन्वी उसे देखते हुए कहती, जब आपने अपने डैडी से ये कहा तो तब उन्होंने क्या कहा? क्या वो गुस्सा हुए थे आप पर या फिर कोई बुरी बात बोले थे? अन्वी की बात सुनकर रिहाना में ना सर हिलाया, जिसे देखकर अन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इससे पहले कि वो रिहान से और भी कोई सवाल करती, तभी कमरे के अंदर करण आया। करण की आंखें इस समय पूरी तरह से लाल दिख रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं सुबह की बूंदे के दाग बने हुए थे। इस बात से अनजान करण चुपचाप वॉशरूम चले गया। अन्वी करण के चेहरे को देख चुकी थी और वह भी बहुत अच्छे से जानती थी करण इस समय कैसा फील कर रहा है। ये सोचकर वो रिहान को वही बिठाई, फिर उसे देखकर कहने लगी, आप यहीं बैठे रहो, मैं आती हूँ। आपके डैडी के लिए कॉफी लेकर, ये कहकर अन्वी चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में करण कमरे से बाहर आया। जब वह कमरे से बाहर आया तो उसने देखा उसका बेटा अकेले ही वहां पर बैठा हुआ है। उसे याद था जब वो कमरे में आया था तब अन्वी भी वहीं पर थी, लेकिन अब अन्वी वहां पर नहीं है। यह देखकर उसने रिहान से कहा, आपकी मम्मा कहाँ है? करण की बातों को सुनकर रिहान उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मम्मा आपके लिए कॉफी बनाने गई है। उन्होंने मुझे कहा जब आप आओ तो मैं आपको बता दूं। रिहान की बात सुनकर करण उसे कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बेड पर जाकर बैठ गया। इधर दूसरी तरफ सानवी जो गुस्से में कुर्सी पर बैठे हुई थी, जब उसने देखा घर के अंदर समीर आ रहा है तो वो गुस्से में उसे देखकर कहने लगी, समीर तुमने मुझसे कहा था शादी हो जाने के बाद तुम मुझे बाहर जाने की परमिशन दोगे, लेकिन हमारी शादी के हुए 3 दिन हो चुके हैं। तुमने मुझे बाहर अभी तक जाने नहीं दिया। मैं तुमसे बोली हूं, बाहर निकलने के बाद मुझे थोड़ा समय चाहिए अपनी फैमिली को ये बताने के लिए, लेकिन तुमने मुझे अभी तक बाहर जाने नहीं दिया। मेरी फैमिली यही सोचती होगी मैं घर छोड़कर भाग चुकी हूं। समीर इस समय गुस्से में था। जब उसने सानवी की बातों को सुना तो वो गुस्से में उसके पास आया, फिर उसके गले को पकड़कर दांत पीसकर कहा, जब मैंने तुमसे कहा है तुम यहां से नहीं जा सकती हो तो नहीं जा सकती हो। सानवी, अब मैं तुम्हारा पति हूं और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोची भी नहीं होगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें खोने से डरता हूं, लेकिन तुम बेवकूफ लड़की ये समझना नहीं चाहती हो। मैं इतना मेहनत करके तुम्हें मॉडल बनाया हूं और तुम हो कि मेरे ही पीठ पर छुरा भोंकने का प्लान बना रही थी। समीर को गुस्से में देखकर उसके गुस्से भरी बातों को सुनकर सानवी को समझ नहीं आया आखिर समीर इतने गुस्से में क्यों है। अभी थोड़ी देर पहले समीर मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकला था, लेकिन अब वो गुस्से में घर के अंदर आया है। ये सोचकर सानवी समीर से कहती, तुम्हें क्या हुआ है समीर, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज मेरा गला छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम बाहर गए थे तो बहुत खुश नजर आए थे और जब अंदर आए हो तो तुम बहुत गुस्से में हो। सानवी की बात सुनकर समीर को रियलाइज हुआ वो गुस्से में ना जाने क्या करने वाला था। वो जल्दी से अपने हाथों को सानवी के गले से दूर किया, फिर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। समीर के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाते हुए कुर्सी पर बैठा ही रहा। सानवी जो खुद भी गुस्से में थी, लेकिन समीर की ऐसी हालत को देखकर उसे अपना गुस्सा शांत करना ही सही लगा। अपने गुस्से को नॉर्मल करने के बाद सानवी समीर के पास आई। समीर के पास आते ही सानवी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या हुआ है समीर? अपने कंधे पर सानवी के हाथों को महसूस करके समीर जो अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाया हुआ था वो जल्दी से उसके गले लग गया। समीर रो रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज पहली बार सानवी समीर को रोते हुए देख रही थी। सानवी समीर को इस तरह से रोते हुए देखकर हैरान थी। समीर उसके गले लगे हुए था, ये सोचकर उसे अच्छा नहीं लगा। वो समीर को खुद से डर की, फिर थोड़ा कड़क आवाज में कहने लगी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ आखिर तुम्हें हुआ क्या है? सानवी की बात सुनते ही समय अपने ख्यालों से बाहर निकला। उसने एक नजर सानवी के चेहरे को देखा, फिर जैसे ही उसने उसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तभी डोर बेल बजने की आवाज आई।
डोर बेल बजने की आवाज सुनते ही समीर भूमि से दूर हुआ, फिर अपने आंसुओं को पोंछकर उसको देखकर कहा, तुम कमरे में जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तभी यहां आना, जब तक मैं ना कहूं तब तक यहां दिखना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर की बात सुनकर सानवी हैरान थी। थोड़ी देर पहले समय गुस्से में उसे देख रहा था, फिर रोना शुरू कर दिया और वापस से वो गुस्सा करने लगा। समीर की हरकतें सानवी को पागल कर रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए उसका कमरे में जाना ही सही था। ये सोचकर वो बिना समीर से कुछ कहे चुपचाप कमरे में चली गई। समीर ने देखा सानवी वहां से जा चुकी है, तब वो खुद को नॉर्मल किया। खुद को नॉर्मल करने के बाद समीर दरवाजा खोलने के लिए चले गया। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसकी नजर अपने सामने खड़ा एक लड़का पर गया। उस लड़के को देखते ही समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। वो मुस्कुराकर जल्दी उस लड़के के गले लग गया। जिस लड़के को समीर ने गले लगाया था, वो लड़का मुस्कुराते हुए समीर को गले लगाकर कहा, क्या बात है, मेरा भाई मुझे देखकर बड़ा खुश हो रहा है, लगता है मेरा भाई मुझे भूला नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर समीर उससे दूर हुआ, फिर उसके कंधे पर मारते हुए कहा, कैसे बात कर रहा है, भला मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं तरुण। ये कोई और नहीं, समीर का दोस्त तरुण था। ये वही तरुण है जो समीर के बिगड़ते हालातों में मदद किया था। जिस समय समीर के पास कुछ नहीं था, तब तरुण ही वो लड़का था जो समीर का मदद किया था। समीर की बात सुनकर तरुण मुस्कुराकर उसे कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं भूल सकता है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, पर तुम मुझे ये था, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। यार कम से कम पहले बताते तो मैं तेरी शादी में आता भी। तूने शादी करने के बाद मुझे इनवाइट किया, ये कैसी बात हुई। तरुण की बात सुनकर समीर ने उसको घर के अंदर लेकर आते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया हूँ। हाँ, ये सच है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी भी अभी घर के अंदर ही है, पर हमारी शादी जिस सिचुएशन में हुई है वो बहुत अलग है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। लेकिन मुझे लगा नहीं था मेरे कॉल करने के बाद तुम तुरंत यहां आ जाओगे। समीर की बात सुनकर और उसके चेहरे पर परेशानी देखकर तरुण समझ चुका था इस समय समीर काफी परेशान है। वो मुस्कुराकर समीर के कंधों पर हाथ रखकर कहा, अब मेरा भाई मुझे बुलाएगा तो मैं भला लेट कैसे आ सकता हूँ। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कब जाकर तुझसे मिलूं, लेकिन तेरा कोई अता पता ही नहीं था। वो तो शुक्र है तूने मुझे खुद कॉल करके बुलाया, वरना मेरे पास तो तेरा नंबर तक नहीं। खैर ये सब छोड़, ये बता तूने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है तू बहुत परेशान है। क्या तेरी वो फैमिली तुझे ढूंढ ली है? क्या तेरी फैमिली को पता चल चुका है तू जिंदा है? तरुण की बात सुनकर समीर ने एक नजर उसे देखा, फिर चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इस समय समीर के चेहरे पर परेशान है, घबराहट साफ नजर आ रहा था। इधर मल्होत्रा मेंशन में अन्वी कॉफी बनाकर कमरे में आई तो उसकी नजर करण के परेशान चेहरे पर गई। करण को परेशान देखकर अन्वी कॉफी का मग उसके टेबल पर रखी, फिर उसे देखकर कहने लगे, आप इतने परेशान क्यों हैं? करण का चेहरा इस समय हाथों में छुपा हुआ था। जैसे उसने अन्वी के आवाज को सुना तो उसने अपना चेहरा उठाकर उसको देखने लगा। उसने एक नजर अन्वी को देखा, फिर अपनी जगह से उठकर गुस्से में उसे कहा, एक बात सच सच बताओ, आगे चलकर कभी भी क्या तुम मेरे बेटे को छीनने की कोशिश करोगी? अगर तुमने कभी भी मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही कृतिका अग्रवाल मेरे बेटे को छीनने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बेटा मुझसे दूर जाए, और यही रीजन की वजह से मैं तुम्हें घर में रहने की परमिशन दे रहा हूँ। अगर मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता तो शायद अब तक तुम मेरे घर में नहीं होती। कल कोर्ट में हेडिंग है, मैं जानता हूं तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। कल कोर्ट में कृतिका अग्रवाल अपने बेटे की कस्टडी लड़ने के लिए आएगी और वहां पर हम दोनों को भी रहना होगा। मैं बस चाहता हूं मेरा बेटा उस कृतिका अग्रवाल के पास नहीं जाना चाहिए। उसके लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगा, लेकिन याद रहे तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। करण की बात सुनकर अन्वी एक नजर उसे देखी। आजकल करण के बिहेवियर से अन्वी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वह ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। करण अपने बेटे के लिए बहुत पॉजिटिव है, वो अपने बेटे को खोने से डरता है। यही सोचकर अन्वी हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसे देखकर कहने लगी, आप हिम्मत रखिए, आपका बेटा आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। हम दोनों मिलकर ये केस लड़ेंगे
और हमारे बेटे को कहीं भी जाने नहीं देंगे। वो कृतिका अग्रवाल कुछ भी कर ले, हमारा बेटा उसके पास नहीं जाएगा। आपने कहा है कल कोर्ट में हेयरिंग है तो हम जाएंगे और अपना केस जीत कर आएंगे। अन्वी की बात सुनकर करण की नजर उसके चेहरे पर चले गया। उसे अन्वी के चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। वो ये बात तो जानता था अन्वी कभी भी रिहान को कृतिका के हवाले नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये डर लगा रहता था अन्वी कहीं रिहान को लेकर अपने साथ ना चली जाए। वो ये भी जानता था अन्वी बहुत अच्छी माँ का फर्ज निभाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अन्वी के बारे में कोई भी डिटेल उतना पता नहीं है। यही सब सोचकर कभी कभी उसके मन में अन्वी के प्रति बुराई जाग जाती। अन्वी जब देखी करण काफी समय से उसे देख रहा है तो वो मुस्कुराकर टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब आप आराम से कॉफी पीकर अपने माइंड को फ्रेश कीजिए। कॉफी पीने के बाद शायद आपको अच्छे अच्छे ख्याल आए, क्या पता कल केस में जीतने के लिए कुछ नए आइडियाज आ जाए। तब तक आप सोचिए, मैं तब तक के लिए रिहान का होमवर्क करवा देती हूँ। ये कहकर अन्वी रिहान के पास सोफे के पास चली आई। करण ने अन्वी की बातों को सुना तो उसकी नजर टेबल पर रखे हुए कॉफी पर गया। कॉफी को देखते ही उसने तुरंत उस कॉफी के मग को उठाया और फिर धीरे धीरे करके पीने लगा। अन्वी इस समय रिहान को होमवर्क करवा रही थी। थोड़ी देर बाद ही रिहान कमरे के दरवाजे के पास आया। करण ने जब रिहान को देखा तो वो कॉफी का मग टेबल पर रखकर कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर आते ही करण ने रिहान को देखा तो रिहान करण से कहा, कल कोर्ट में जो हेयरिंग है वो सुबह 11 बजे है और हमें वहां पर सवेरे ही जाना होगा। कृतिका तुम्हारे लिए मैसेज भेजी है। उसने मैसेज में कहा है कल उसका बेटा उसके पास होगा। आज जितना जी करे अपने बेटे के साथ बातें कर लो, उसके साथ टाइम बिता लो। कल तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा। ये कहकर रिहान करण के चेहरे को देखने लगा। करण ने जैसे ही रिहान की बातों को सुना तो गुस्से में मुट्ठी कस के दांत पिसकर कहा, कृतिका अग्रवाल को कुछ ज्यादा ही घमंड है लगता है। उसका घमंड मुझे फिर से तोड़ना पड़ेगा। करण की बात सुनकर रिहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार देखो, मैं जानता हूँ कृतिका बहुत कोशिश करेगी ये केस जीतने की, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो अन्वी भाभी को अभी कुछ दिन की बातें याद नहीं है। ऐसे में कहीं पासा पलट ना जाए। तुम तो जानते ही हो कोर्ट में कितने सारे सवाल किए जाते हैं, और जब अन्वी भाभी से कुछ सवाल किए जाएंगे और वह जवाब नहीं दे सकी तो। रिहान की बात सुनते ही करण की नजर उसके चेहरे पर चले गया। उसने एक गहरी सांस लेकर उससे कहा, वो तो मैं वहां संभाल लूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कृतिका कोई भी अगला कदम उठाएगी तो उसका हर खबर मेरे पास होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी खबर मेरे हाथों से निकले। वैसे भी कृतिका का पहला प्लान था अन्वी को अपनी तरफ करने का, लेकिन अन्वी उसकी तरफ नहीं हुई। उसके बाद उसका दूसरा प्लान था रिहान से मिलकर उसके कानों में बुराई भरने का, लेकिन उसका वो प्लान भी फ्लॉप हो गया है। अब तीसरा प्लान उसका क्या होगा, इस बारे में मुझे जल्द से जल्द खबर चाहिए। करण की बात सुनकर रिहान ने घड़ी में समय देखते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं है। जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलो स्टडी रूम में ही तुमसे बात करूंगा। ये कहकर रिहान करण के साथ स्टडी रूम की तरफ से ले गया। इधर अन्वी जो कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। जब उसने उन दोनों को जाते हुए देखी तो वह दरवाजे के सहारे ही खड़े होकर खुद से ही कहने लगी, मैं जानती हूं अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। अभी आपको अपने बेटे को खोने का डर होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कल मैं आपके बेटे को आपसे दूर जाने नहीं दूंगी। ये केस हम जीतेंगे और वह भी पूरे हक के साथ। आपका बेटा आपसे दूर नहीं जाएगा, ये अन्वी का वादा है। ये कहकर अन्वी कमरे के अंदर आ गई। फिर एक नजर रिहान को देखी जो सोफे पर बैठकर पढ़ रहा था। इधर दूसरी तरफ अग्रवाल मेंशन में कृतिका गुस्से में आग बबूला होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने खड़ा उसका बॉडीगार्ड घबराकर अपना सर नीचे करके खड़ा था। जब उसने देखा कृतिका की बातें खत्म हो गई तो वो घबराते हुए उसे कहा, मैडम मेरा यकीन कीजिए, मैं पूरी कोशिश किया था उस लड़की के हाथों से वो सबूत हटाने का, लेकिन वो लड़की बहुत चालाक निकली। मुझे नहीं पता था वो मुझे चकमा देकर वहां से चली जाएगी। अगर आप कहे तो क्या हम उस लड़कों को कल खत्म कर दें?
अगर वो लड़की रास्ते से हट जाएगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बॉडीगार्ड की बात सुनकर कृतिका गुस्से में उसे देखकर कहती, क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है? अगर उस लड़की को हम मारने की कोशिश करेंगे तो हम पर ही ब्लेम लगेगा, और ऐसे में कल मुझे कोर्ट भी पहुंचना है। उस लड़की के पास मेरे खिलाफ सबूत है, अगर उसने उस सबूत को कोर्ट में पेश कर दी तो मुझे मेरा बेटा कभी नहीं मिल पाएगा, और अगर मुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। कृतिका की बात सुनकर बॉडीगार्ड घबराते हुए कहा, मैडम, हम उस लड़की की जान नहीं लेंगे, लेकिन हम उस लड़की को कोर्ट ही पहुंचने नहीं देंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे जिस वजह से वो लड़की कोर्ट ना पहुंच पाए, और उसी बीच में हम उसके हाथों से वो सबूत ले लेंगे। वैसे भी उस लड़की के पास जो फोन है उसी में वो सबूत रखे हुए हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर कृतिका उसे कुछ कहती, तभी पीयूष घर के अंदर आते हुए कृतिका को देखकर कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो लड़की को हम कोर्ट में पहुंचने ही नहीं देंगे, और वो लड़की तुम्हारा सबूत भी नहीं दिखा पाएगी। लेकिन कृतिका, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें बात करने समय ये ध्यान देना चाहिए था, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है। आजकल तो दीवार के भी कान होने लगे हैं। पीयूष की बात सुनकर कृतिका एक नजर उसे देखी, फिर गुस्से में सोफे से उठकर कहने लगी, मुझे क्या पता था वो लड़की इतनी बड़ी चालाक निकलेगी। अन्वी खुद मेरे पास आई थी और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसी गुस्से में मैं बहुत कुछ बोल गई। मुझे नहीं पता था वो मेरी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही है। अगर मुझे पता चलता तो शायद मैं उसके फोन को लेकर वही तोड़ देती, लेकिन अफसोस हो लड़की बच गई। अगर मुझे उस ड्राइवर ने ये बात नहीं बताया होता तो शायद मुझे ये बात पता भी नहीं चलता। कृतिका के बात सुन के पीयूष उसके पास आया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेकार में इतना टेंशन ले रही हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। मैं उस अन्वी को कोर्ट में पहुंचने नहीं दूंगा। जब वो कोर्ट ही नहीं पहुंचेगी तब वो कहां से सबूत दिखा पाएगी। उसने ये कहा तभी एक बॉडीगार्ड वहां पर आया। वो बॉडीगार्ड भागते हुए आया था, जिस वजह से उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने देखा वहां पर उसके सर और मैडम दोनों ही मौजूद हैं। उन दोनों को देखते ही वो बॉडीगार्ड एक लंबी सांस लिया, फिर उन दोनों को देखते हुए कहा, कृतिका मैडम, मुझे एक बात पता चली है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर कृतिका एक नजर उसे देखी, फिर चिढ़ते हुए कहने लगी, हाँ तो सीधे सीधे बताओ क्या बात है? ऐसे घुमा फिरा कर मेरे सामने बात करने की कोशिश मत करो। कृतिका के गुस्से भरी बातों को सुनकर वो बॉडीगार्ड ने एक नजर कृतिका को देखा, फिर उसे कहा, मैडम, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला करण सर की पत्नी अन्वी मैडम को हॉस्पिटल में कल एडमिट किया गया था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं हॉस्पिटल गया पता करने के लिए। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने एक नर्स से पूरी डिटेल्स निकलवाया। डिटेल्स निकलते ही मुझे पता चला अन्वी मैडम की याददाश्त जा चुकी है। उन्हें 3-4 दिनों की बातें कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर ने यह भी कहा सर में गहरी चोट लगने की वजह से उनकी कुछ दिनों की यादें मिट चुकी है। डर ने यह भी कहा कोशिश रहेगा उन्हें कोई भी पुरानी बातों को याद ना दिलाए, ऐसे में उनके माइंड पर असर करेगा। उस बॉडीगार्ड की बात सुनते हैं कृतिका, जो पहले से गुस्से में थी, अचानक से उसके होठों पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो मुस्कुराकर पीयूष के गले लग गई। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। वो खुश होकर पीयूष से कहने लगी, इसका मतलब उस अन्वी को यह भी याद नहीं होगा उसने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा की है। यानी कि अन्वी कल कोर्ट आएगी लेकिन यादें मिटा के। पीयूष ने देखा कृतिका बहुत खुश है तो वो उसे खुद से करके कहा, कृतिका, भले ही अन्वी को कुछ याद नहीं, लेकिन फिर भी उसे कोर्ट जाने से रोकना होगा। अगले दिन सुबह का समय, सभी लोग को कोर्ट पहुंच चुके थे। बस इंतजार था अन्वी का, जो अब तक वहां नहीं पहुंची थी। करण, जो कोर्ट के सीढ़ियों के पास खड़ा था, जब उसने घड़ी में समय देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। करण के बगल में खड़ा रिहान, जो उसे ही देख रहा था, जब उसने देखा करण गुस्सा हो रहा है तब उसने करण से कहा, अन्वी भाभी आ जाएगी, तुम पहले खुद को शांत करो। तुम्हें पता है ना, यहाँ किसी को भी तुम्हारे गुस्से की भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम पर ही नुकसान होगा। रिहान की बात सुनकर करण ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, गुस्सा कैसे ना करूं?
मैं तुम देख रहे हो अभी कितना समय हो रहा है, 5 मिनट में जज आ जाएंगे, और अगर अन्वी सही समय पर नहीं आई तो नुकसान हमारा ही होगा। अगर अन्वी सही समय रहते नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उस अन्वी को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने उस लड़की से कहा था मेरे साथ चलो, लेकिन उस लड़की को बाद में ही आना था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस लड़की पर कि मेरा मन कर रहा है उसकी जान ले लूं अभी जाकर। लू। करण की गुस्से भरी बातों को सुनकर रिहान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं जानता हूं तुम इस समय काफी गुस्से में हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा विश्वास है अन्वी भाभी जरूर आएगी। भले ही उनको ये सब याद नहीं है, पर वो अपने बेटे को कभी भी किसी और के पास जाने नहीं देगी। जिस तरह रिहान के लिए तुम पॉजिटिव हो, उसी तरह अन्वी भाभी भी उसके लिए बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए मुझे उन पर पूरा भरोसा है। रिहान ने इतना ही कहा तभी वहां पर कृतिका, पीयूष और अपने वकील के साथ आई। कृतिका की नजर इस समय करण के परेशान भरे चेहरे पर थी। जब उसने करण को परेशान में देखी तो थी आंखें चमक उठी। वह मुस्कुराकर करण को देखते हुए बोली, क्या बात है, तुम्हें डर तो नहीं लगने लगा? वैसे अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हारा ये डर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज फाइनली मेरा बेटा मेरे पास होगा। मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर लेकर चली जाऊंगी। तुम्हारा साया भी अपने बेटे पर पढ़ने नहीं दूंगी। कृतिका की बात सुनकर करण की नजर उन दोनों के चेहरे पर गई। करण एक नजर पीयूष को देखा जो शैतान भरी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देखा था। उसे इग्नोर करके करण कृतिका को देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही गलतफहमी बैठी हुई है। कोई बात नहीं, आज वो गलतफहमी भी तुम्हारी दूर हो जाएगी। करण की बात सुनकर कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुम्हारी बीवी नजर नहीं आ रही है, लगता है कोर्ट आने के डर से भाग गई। तुम्हें पता है अगर तुम्हारी बीवी सही समय रहते कोर्ट नहीं आई तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? भगोरी माँ। क्योंकि वो अपने बेटे का कस्टडी लड़ने की बजाय डर से यहाँ पहुंची ही नहीं। सोचो, सब लोग उसे भगोड़ी ही कहेंगे। तुम बाउंड्री के बाहर देख रहे हो, वहां पर बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए हैं। जब मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी तब यही मीडिया वाले तुम्हारे नाम का बदनाम कर देंगे। कृतिका की बात सुनकर करण के चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वह मुस्कुराकर एक नजर कृतिका को देखा, फिर कहा, वो तो वक्त बताएगा मेरा बेटा किसके पास जाएगा। रही बात मेरी बीवी की तो वो आ ही रही है, वो भगोरी तो बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरी बीवी मेरे बेटे को तुमसे दूर लेकर जाएगी। मैं अपने बेटे को कभी भी तुम्हारे आसपास भी रहने नहीं दूंगा। मिस्टर, करण ने इतना ही कहा था तभी एक वकील जो करण ने हायर किया था, वो वकील वहां पर आकर करण और रिहान को देखते हुए कहा, आहूजा जज आ चुके हैं और अब हेयरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। आप सबसे निवेदन है, कृपया करके सभी अंदर चले। ये कहकर वो वकील वहां से चला गया। वकील की बात सुनते ही कृतिका शैतान भरी नजरों से करण को देखी, फिर पीयूष के साथ वहां से चली गई। रिहान ने कृतिका को जाते हुए देखा। जब उसने देखा कृतिका वहां से चली गई तो गुस्से में मुट्ठी कसकर कहा, इस कृतिका के मन में बहुत ज्यादा ही घमंड है। उसका घमंड तोड़ना तो बनता है। इसे लगता है ये हमारे रिहान को लेकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम उसके प्लान को कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। रिहान की बात सुनकर करण उसे इग्नोर किया, फिर चुपचाप कोर्ट के अंदर चले गया। अब उसके पास भी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब तक अन्वी भी वहां नहीं आई हुई थी। कुछ समय बाद कोर्ट के अंदर आहूजा फैमिली एक साइड और अग्रवाल फैमिली एक साइड बैठी हुई थी। आहूजा फैमिली में आरोही मल्होत्रा, देव मल्होत्रा, करण और रिहान आए हुए थे। वही अग्रवाल परिवार में से सिर्फ कृतिका और पीयूष आए हुए थे। जज जो मेन जगह पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक नजर उन सभी को देखा, फिर स्टार्ट करने को कहा। जज की अनुमति मिलते ही कृतिका का वकील अपनी जगह से उठा, फिर अपने हाथों में रखे फाइल को लेकर जज को देते हुए कहा, माई लॉर्ड, एक बच्चे को उसकी माँ से दूर रखा जा रहा है और उस बच्चे को ये तक नहीं पता है उसकी माँ कौन है। अपने बच्चे को घर में छुपा कर रखते हैं। हमारी क्लाइंट यानी कि कृतिका अग्रवाल अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। उनका कहना है उनके एक्स हस्बैंड ने उसके बच्चे को 5 साल तक अपने पास रखा है और एक बार भी मिलने तक नहीं दिया है। हमारी आपसे दरख्वास्त है, आप कृतिका अग्रवाल के बेटे को यानी रिहान मल्होत्रा की कस्टडी उन्हें दे दीजिए, क्योंकि एक बच्चे को अच्छे संस्कार एक माँ ही दे सकती। कृतिका का वकील इतना कहकर चुप हुआ, फिर एक नजर जज को देखा।
जज कृतिका के वकील की बातों को सुनकर पेन से पेपर पर लिखने लगे। जब उन्होंने उसके बातों को पेपर पर लिख लिए, तब उन्होंने करण के वकील को देखा। करण का वकील, जो अपने पास कुछ फाइल रखे हुए था, वह भी वहां आकर उस फाइल को जज के सामने रखते हुए कहा, माय लॉर्ड, जैसा कि अभी अभी इन्होंने कहा, कृतिका अग्रवाल अपने बेटे की कस्टडी लेना चाहती है, उसी तरह करण मल्होत्रा भी अपने बेटे की कस्टडी लेना चाहते हैं। ये बात सच है, एक माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, लेकिन अगर उस बच्चे के पास माँ ना हो तो एक बाप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकता है, और ऐसे ही है मिस्टर करण मल्होत्रा। सालों पहले कृतिका अग्रवाल खुद अपने बच्चे को मारना चाहती थी। जब उनके एक्स हस्बैंड यानी कि करण मल्होत्रा ने अपने बच्चे को जिंदा रखने की मांग की, तब उन्हें धमकी मिलने लगी वो पेट में पल रहे बच्चे को मार देगी। लेकिन सही समय रहते मिस्टर मल्होत्रा ने अपने बच्चे को बचाया, और जब कृतिका अग्रवाल बच्चे को पैदा कर दी, तब जाकर वो अपने बच्चे को लेने के लिए पीछे पड़ चुकी है। अब आप ही बताइए माय लॉर्ड, जो माँ पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती है, वो मैं भला अब अपने बच्चे को लेकर अच्छे से कैसे रख सकती है? जिस औरत को बच्चा चाहिए ही नहीं, अब वही औरत कैसे अपने बच्चे को वापस मांग सकती है? करण के वकील की बात सुनकर जज ने उसकी बातों को भी नोट किया। जब करण का वकील ये सब कह रहा था, तब कृतिका के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि करण का वकील जो बात कहा वो सारे के सारे बात सच है। सालों पहले उसे वो बच्चा नहीं चाहिए था, जब उसे बच्चा हुआ तो वो बच्चे लेने के पीछे पड़ गई। कृतिका का वकील ने देखा किस तरह करण का वकील बातों को संभाल रहा है, तो वो थोड़ा गुस्से में उसे देखा, फिर वापस से जज को देखते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये बात सच है, लेकिन उस समय कृतिका अग्रवाल की कंडीशन ठीक नहीं थी। उस समय डॉक्टर ने कृतिका अग्रवाल को कहा था अगर वह बच्चे को कंसीव की तो उनकी जान जा सकती है, और इसी वजह से कृतिका अग्रवाल ने बच्चे को पेट में ही मारने की कोशिश की। ये रहा उस दिन का हॉस्पिटल का रिपोर्ट। ये कहकर उस वकील ने उस रिपोर्ट को जज को दे दिया। जब रिहान ने वकील की बातों को सुना तो हैरान हो गया। जहां तक वह जानता था, कृतिका की कंडीशन उस समय बहुत अच्छी थी, वो बच्चे को बहुत अच्छे से कंसीव कर सकती थी, फिर उस वकील ने ऐसा क्यों कहा? ये सोचकर उसने करण को देखते हुए कहा, कृतिका झूठ क्यों कह रही है? ये बात सभी को पता है। जिस समय कृतिका प्रेग्नेंट थी, उस समय उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, फिर उसके रिपोर्ट में ऐसा कैसे हो सकता है? रिहान की बात सुनकर करण एक नजर उसे देखा, फिर थोड़ा गुस्से में कहा, आजकल पैसे फेंकने पर क्या क्या नहीं हो सकता है, लेकिन शायद ये कृतिका बहुत बड़ी बेवकूफ है। करण की बात सुन के रिहान कंफ्यूज रह गया, उसे समझ नहीं आया आखिर करण कहना क्या चाहता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता तभी करण का वकील मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा, फिर एक फाइल को लेकर जज के सामने रखते हुए कहा, माय लॉर्ड, कृतिका अग्रवाल ने जो आपको फाइल दी है वो जरा सा नकली है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे दिए हुए फाइल को चेक कीजिए, इस पर सही तारीख, सही जगह और सही डिटेल लिखे हुए हैं। अगर आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है तब आप इस दोनों रिपोर्ट को चेक करवा लीजिए। इस फाइल में साफ साफ लिखा हुआ है, कृतिका अग्रवाल जिस समय प्रेग्नेंट थी उस समय उनके कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, उनके पेट में 2 बच्चे थे और वह दोनों बच्चे को बहुत अच्छे से कंसीव कर सकती थी। लेकिन एक बच्चे की कंडीशन पेट में ही सही नहीं थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। और डॉक्टर ने यह भी कहा, जब कृतिका अग्रवाल खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, उसी वजह से उनके पेट में पल रहा एक बच्चा पर असर करने लगा। कृतिका अग्रवाल जानबूझकर गलत दवाइयां खाना शुरू कर दी, जिस वजह से वह दवाई का असर उनके पेट में पल रहे बच्चों पर हुआ और एक बच्चा का मौत उसी समय हो गया। जो माँ अपने बच्चे को मारने के लिए इतना कुछ कर सकती है, वो माँ भला अब कैसे अपने बच्चे को पालेगी, वह भी 5 साल का बच्चा जो उनको देखकर ही नफरत करता। माय लॉर्ड, ये बात सब जानते हैं। मिस्टर मल्होत्रा का बेटा यानी कि रिहान मल्होत्रा अपनी सगी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ये सच है, वो अपनी माँ को पहचानता नहीं है, लेकिन उसकी दूसरी माँ यानी कि अन्वी मल्होत्रा, जिनकी शादी करण मल्होत्रा से कुछ महीने पहले ही उनसे उनके बेटे का बहुत लगाव है। फिलहाल के लिए अन्वी मल्होत्रा यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो अब तक यहाँ पर पहुँच नहीं पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
अन्वी मल्होत्रा अपने बेटे से प्यार नहीं करती है। मैंने कुछ दिन देखा उन माँ बेटे का प्यार। उन दोनों के प्यार को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है वो रिहान की सौतेली माँ होने के बावजूद भी उनके अंदर रिहान के लिए बहुत ममता है। जज करण की वकील की बातों को सुने, फिर उन्होंने उन सारी बात को नोट किया। ये देखकर कृतिका गुस्से में उस वकील को देखने लगी, क्योंकि वो वकील पूरा का पूरा सही का सही बोले जा रहा था। अब तो उसका रिपोर्ट भी गलत ठहराया जा रहा हूं। ये बात सच है, उसने जो रिपोर्ट दी है वो जरा सा नकली है। जज ने उन दोनों की बातों को अपने नोट में नोट कर लिया। जब उन्होंने देखा दोनों वकील अब चुप हो गए हैं, तो वो कृतिका को देखते हुए कहने लगे, मिसेज अग्रवाल, क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं था जो रिपोर्ट आप हमें दिखा रही हैं वो नकली है? आपको अंदाजा है इस हरकत पर मैं आप पर मुकदमा जारी करवा सकता हूं। आप एक फर्जी रिपोर्ट बनवा कर कोर्ट में पेश करके अपने सबूत को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये सारी बातें आपकी तरफ नेगेटिव जा रही हैं। अब आप क्या कहना चाहती हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर अपने बेगुनाह को साबित कीजिए। जज की बात सुनकर कृतिका का वकील, जो कृतिका को ही देख रहा था, वो उसे कटघरे में आने का इशारा किया। उस वकील के इशारे को देखकर कृतिका कटघरे में आई। कृतिका की आंखों में आंसू थे, वो रोते हुए हैं जज को देखकर कहती, माई लॉर्ड, ये सच है, मैं पहले अपने बच्चे को मारना चाहती थी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे को कंसीव करने में। लेकिन माई लॉर्ड, जब मैं अपने बच्चे को जन्म दी तब मुझे एहसास हुआ मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन माई लॉर्ड, मेरे बेटे के पास जो औरत रह रही है वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा एक्स हस्बैंड उस लड़की की बहुत तरफदारी करता है, मुझे उससे भी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बेटा उस घर में रहे जिस घर में सारे के सारे लोग शैतान हो। ये बात आप भी हैं अच्छे से जानते हैं आहूजा फैमिली क्या चीज है। और ऊपर से करण मल्होत्रा की दूसरी पत्नी अन्वी मल्होत्रा शादी के बाद भी दूसरे मर्दों से जाकर मिलती है। अब आप ही बताइए, ये जानने के बाद मैं भला अपने बेटे को लेने की कोशिश क्यों ना करूं? आगे चलकर अन्वी अगर मेरे बेटे को लेकर भाग गई तब मैं क्या करूंगी? मेरे बेटे पर सबसे ज्यादा मेरा हक है, ये बात आप भी जानते हैं। बच्चे पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ उसकी माँ का होता है, तो मैं अपने बच्चे को लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा अपने बाप के पास रहे और उस सौतेली माँ के पास रहे जो ऑलरेडी किसी और के चक्कर में फंसी हुई। माई लॉर्ड, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। वह देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा करण की दूसरी पत्नी मेरे बेटे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो बस ऊपर से दिखावा करती है अच्छे बनने का, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये कहकर कृतिका अपने फोन को वकील के हाथ में दी। वकील ने कृतिका के फोन को लिया, फिर जज के सामने रख दिया। जज की नजर इस समय कृतिका के चेहरे पर थी। जब उनकी नजर फोन के स्क्रीन पर गया तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस फोटो में रिहान जमीन पर गिरा हुआ था, वहीं अन्वी मुस्कुराते हुए फोन चला रही थी। तस्वीर को देखकर था पता चला था बेटे तकलीफ में, लेकिन माँ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उस तस्वीर को देखकर जज की नजर करण के चेहरे पर चली गई। जज करण को देखते हुए कहते, मिस्टर आहूजा, थोड़ी देर पहले हुई बात को लेकर मुझे लगा था शायद ये कस्टडी मुझे आपके हाथों ही सौंप देनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद मुझे लग रहा है बच्चे को उसकी माँ के पास ही रहना सही रहेगा। इसीलिए मैं रिहाना मल्होत्रा की कस्टडी कृतिका अग्रवाल को देता हूँ। जज की बात सुन के कृतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं करण और रिहान हैरान भरी नजरों से जज को ही देखे जा रहा था। उन दोनों को ही समझ नहीं आया आखिर कृतिका ने ऐसा कौन सा तस्वीर जज को दिखाई है जिसे देखने के बाद जज ने तुरंत ही अपने बातों को पलट दिए। जज पहले कृतिका को देखें, फिर कस्टडी पेपर पर मुहर लगाने के लिए पेन को निकाले, इससे पहले कि वो पेन से कस्टडी पेपर पर साइन करते हैं। तभी में गेट से अंदर आती हुई अन्वी जल्दी से जज के सामने आकर खड़ी हो गई। अन्वी की हालत इस समय बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही थी। उसके पूरे कपड़ों पर मिट्टी के दाग लगे हुए थे, उसके चेहरे पर भी कुछ मिट्टी के निशाने थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर लेट कर आ रही हो। अन्वी की ऐसी हालत देखकर रिहान करण की आंखें फटी की फटी रह गई। करण को लगा था अन्वी जानबूझकर कोर्ट नहीं आ रही है, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर उसे यकीन हो गया अन्वी के साथ रास्ते में जरूर कुछ हुआ है जिस वजह से उसे यहाँ आने में देरी हुई।
अन्वी एक नजर कृतिका को देखी। कृतिका के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। जो कृतिका जज की बातों को सुनने पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, वही कृतिका अन्वी को अपने सामने खड़े देखकर हैरान थी। कृतिका का पति पीयूष अग्रवाल जो बेंच पर बैठा हुआ था, जब उसने अन्वी को कोर्ट के अंदर आते हुए देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ अन्वी कोर्ट आ गई है, क्योंकि उसने ही अपने बॉडीगार्ड से कहकर अन्वी का रास्ता रोकने को कहा था, ताकि अन्वी सही समय रहते कोर्ट ना पहुंच पाए। अन्वी अभी भी वहां आकर चुपचाप खड़ी होकर सभी को देख रही थी। जज जो कि पेपर पर साइन करने वाले थे, जब उन्होंने किसी अनजान लड़की को अचानक से आते हुए देखे तो उनकी आंखें छोटी हो गई। वो थोड़ा गुस्से में अन्वी को देखकर कहते, क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? और आप बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? क्या आपको पता नहीं है इस समय केस चल रही है? जज की बात सुनकर अन्वी की नजर उनके चेहरे पर गई। वो एक नजर जज को देखी, फिर कटघरे में आकर खड़ी हो गई। कटघरे में आते ही अन्वी करण के वकील के हाथों में अपने फोन को देते हुए कहती, इस फोन में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर शायद यहाँ पर किसी को यकीन नहीं होगा। मैं चाहती हूँ आप इस फोन में रखे हुए सबूत को दिखाएं। अन्वी की बात सुनकर करण का वकील जल्दी से उसके हाथों से फोन को लिया, फिर जज के सामने रख दिया। जज अन्वी को देखकर समझ चुके थे ये लड़की कोई और नहीं करण आहूजा की दूसरी पत्नी है। वो एक नजर अन्वी को देखें, फिर फोन स्क्रीन को देखने लगे। फोन के स्क्रीन के ऊपर ही रिकॉर्डिंग दिख रही थी। रिकॉर्डिंग को देखकर जज ने उस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही कृतिका की आवाज आई, कृतिका तुम्हें क्या लगता है अन्वी, इतनी आसानी से मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास जाने दूंगी? कभी नहीं। मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में पाकर रहूंगी, भले ही उसके लिए मुझे तुम्हें जान से क्यों ना मारना पड़े। मैं जानती हूं अब मुझे रिहान की कस्टडी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उस बीच में तुम आ चुकी हो। अगर तुम नहीं आई होती तो शायद मैं अपने बेटे की कस्टडी बड़े आराम से ले लेती, पर सिर्फ तुम्हारी वजह से इसमें भी रुकावट आ गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कोर्ट में जब हियरिंग होगी ना, उस दिन तुम कोर्ट पाउच नहीं पाओगी। तुम्हें क्या लगता है करण में अकेले रहकर ये केस जीत लेगा? कभी नहीं। उसकी नजर में तुम पहले ही गिरी हुई लड़की हो। सोचो, जब तुम कोर्ट ही नहीं पहुंचोगी तो फिर अपने बेटे को कैसे पाओगी? मैं अपने बेटे को पाने के लिए किसी की भी जान ले सकती, चाहे वो तुम हो या फिर मल्होत्रा परिवार। भले ही मैं अपने बेटे की कस्टडी लेने के बाद उसे मार ही क्यों ना दूं, लेकिन मैं करण मल्होत्रा को खुश कभी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ उसकी खुशी रिहान में बसती है। जब उसका बेटा ही उसके पास नहीं रहेगा तो फिर उसे किस बात की खुशी होगी? इसीलिए मैं बस अपने बेटे को उस करण से दूर करना चाहती हूँ। भले ही मैं अपने बेटे को लेने के बाद उसे कहीं पर भी अकेले छोड़ दूं या फिर उसे अपने रास्ते से हटा दूं, बस मुझे करण का वो चेहरा देखना है जिसमें वो बेबस दिख रहा है, और वो दिन भी बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तुम करण के जिंदगी में आई हुई नई लड़की हो, यानी कि मेरी नजर में कच्ची खिला हो, तो मेरे सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कृतिका अग्रवाल जो कहती है वो करके रहती है। इतना कहकर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। वहां मौजूद सभी लोग कृतिका की बातों को पूरी तरह से सुन चुके थे। कृतिका और पीयूष की नजरें एक दूसरे पर थी। उन दोनों को समझ नहीं आया, आप है अन्वी के पास ये सबूत है भी तो उसे याद कैसे है? वही करण और रिहान ये देखकर हैरान था, अन्वी के पास कृतिका की बात कब हुई, रिकॉर्डिंग कैसे आई और ये रिकॉर्डिंग कब की है जो अन्वी आज कोर्ट में लेकर आ गई? रिहान हैरान होकर करण को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी? अन्वी भाभी के पास कृतिका के खिलाफ इस तरह के सबूत होंगे। रिहान की बात सुनकर करण हैरान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, यानी कि तुम्हें भी इस बारे में नहीं पता था? मेरी अन्वी से इस बारे में कभी बात नहीं हुई है। मैंने तो उसे यही कहा था सही समय रहते कोर्ट पहुंच जाना। और वैसे भी जहां तक हम दोनों को याद है अन्वी की याददाश्त जा चुकी है, तो फिर वो ये रिकॉर्डिंग कैसे लेकर आ गई? क्या वो लड़की याददाश्त जाने का नाटक कर रही है? ये कहकर वो गुस्से भरी नजरों से अन्वी को देखने लगा। करण की बात सुनकर रिहान उसे घूरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है अन्वी भाभी याददाश्त जाने का नाटक कर सकती है। हो सकता है ये रिकॉर्डिंग उनके एक्सीडेंट होने से पहले की हो। अब हम वेट कर सकते हैं।
जब ये केस खत्म हो जाएगा तब खुद अनवी भाभी से हम पूछ लेंगे आखिर उनके पास ये सबूत कैसे आए। फिलहाल के लिए हम जज की बातों पर ध्यान देते हैं। अब ये देखना है जज क्या आर्डर देते। रिहान की बात सुनकर करण की नजर जज के चेहरे पर चली गई। जज रिकॉर्डिंग पूरी तरह से सुन चुके थे। उनकी नजर अनवी के साथ साथ कृतिका के चेहरे पर भी थी। उनको यकीन नहीं हुआ जो लड़की यहाँ पर इतने अच्छे बनने का नाटक कर रही है, वो लड़की पीठ पीछे इतना बड़ा चाल चल रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनके हाथों से एक गलत पेपर पर साइन होने जा रहा। कृतिका अभी भी हैरान परेशान होकर पीयूष को ही देख रही थी। कृतिका को देखकर पीयूष पलके झपकाया, जिसे देखकर कृतिका गुस्से में अनवी को देखकर कहती, ये सब झूठ है। इस लड़की ने किसी और से मेरी आवाज बनवाकर रिकॉर्डिंग करवाई है। ये मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बातों का यकीन कीजिए। ये लड़की जानबूझकर ये सब एडिट करवा कर लेकर आई है ताकि मेरे बेटे की कस्टडी ले सके। मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने बेटे की कस्टडी लेने के लिए इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकती हूँ। जज अनवी की बातों को सुनने के बाद वह सारे सबूत को एक आदमी से देखकर चेक करवाने के लिए भेज दिए थे। अब बस इंतजार था वो आदमी सबूत को चेक करके आए। थोड़ी ही देर में वो आदमी सारे सबूत को लेकर वापस आ गया। उसने सारे सबूत को जज को देते हुए कहा, माई लॉर्ड मिसेस कृतिका के जितने भी सबूत यहाँ पेश किए गए हैं वो सारे सबूत जरा सा नकली है और वही मिसेस अनवी मल्होत्रा के सबूत सारे असली हैं। वो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग की गई है वह भी असली है और वह भी उसी फोन से लिया गया जिस फोन में रिकॉर्ड सुन रहे थे। उस आदमी की बात सुनकर अनवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही कृतिका गुस्से में अपना मुट्ठी बंद कर ली। जज उस आदमी की बातों को सुनने के बाद उसे जाने का इशारा करते, फिर उन सारे सबूत को देखने के बाद फिलहाल के लिए कस्टडी करण आहूजा को देते हुए कहने लगे, मैं ये कस्टडी मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा को सौंप रहा हूँ। लेकिन इस कस्टडी का केस यहीं खत्म नहीं हो रहा है। कृतिका अग्रवाल भी उस बच्चे की मां है। इसी नाते फिलहाल के लिए उनका भी हक है अपने बेटे से मिलने का। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए, जब भी वो अपने बेटे से मिलेगी तो मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा बच्चे के पास रहेंगे। बच्चे के प्रति कृतिका अग्रवाल के मन में अच्छाई होनी चाहिए। अगर किसी ने जानबूझकर उस बच्चे के मन में कृतिका अग्रवाल के लिए बुराई भरने की कोशिश की तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी बात, ये कस्टडी मैं फिलहाल के लिए मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा को दे रहा हूं। लेकिन अगली बार जब ये कस्टडी केस वापस से स्टार्ट होगी तो फिर उस सिचुएशन को देखते हुए मैं जो फैसला लूंगा वो आखिरी फैसला होगा। ये कहकर जज ने उस कस्टडी पेपर पर मोहर लगाकर वहां से चले गए। अनवी बहुत खुश थी। फाइनली उसका बेटा उससे दूर नहीं जाएगा। वो कटघरे से बाहर निकलकर भागकर करण और रिहान के पास आई। वो बिना कुछ सोचे समझे करण के गले लगकर खुशी से कहने लगी, करण जी, अब हमारा बेटा हमसे दूर नहीं जाएगा। हम हमारे बेटे का केस जीत गए। अनवी की ऐसी हरकत को देखकर एक पल के लिए करण की आंखें छोटी हो गई। वही उसके बगल में खड़ा रिहान करण के गुस्से भरे चेहरे को देखा। जब उसने देखा कि किस तरह करण की आंखें गुस्से से धीरे धीरे लाल हो रही है तो वो जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर दबाया। करण ने रिहान के इशारे को देखकर समझ गया वो उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वो पहले तो खुद को नॉर्मल किया, फिर अनवी के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करके उसके चेहरे को देखा। अनवी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। जब करण ने ये देखा तो कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगा। वो ये देखकर खुश था। अनवी बार बार हमारा बेटा कह रही थी ना कि मेरा बेटा। वो अनवी को ही देख रहा था। तभी कृतिका पीयूष के साथ वहां आई। कृतिका के चेहरे पर गुस्से साफ नजर आ रहे थे। जब वो अनवी और करण को एक साथ देखी तो गुस्से में अनवी से कहने लगी, जितना खुश होना है तुम्हें खुश हो जाओ, लेकिन अगली बार मैं अपने बेटे का कस्टडी लेकर रहूंगी। याद है ना जज ने क्या कहा था? अब मैं अपने बेटे से मिल सकती हूं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी। कृतिका की बात सुनकर अनवी की नजर उसके चेहरे पर चली गई। अनवी के चेहरे पर इस समय शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए कृतिका को देखकर कहती, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुम हमेशा मुझे धमकी देती हो, तुम मुझे बताओगी तो क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर आगे चलकर तुम मुझे क्या बताओगी? अगर तुम हमें धमकी देती हो ना तो धमकी को पूरा करने की इच्छा रखो। सिर्फ धमकी देना ही धमकी देना नहीं होता है।
मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो क्या बोली थी उस दिन? मैं तुमसे कही थी मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास कभी भी जाने नहीं दूंगी, भले ही मैं उसकी अपनी माँ नहीं हूँ, लेकिन अपनी माँ से भी बढ़कर उसे उतना ही प्यार दूंगी। और भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो सच्चे दिल से उसके बच्चे को सुरक्षित रखते हैं। तुम जो हरकत करती हो वो भले ही कोई ना देखे, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखता है। इस बात का याद रखना, अगली बार मेरे बेटे को मुझसे दूर करने के लिए सोचोगी तो सोचने से पहले ये सोच लेना, रिहान के सामने उसकी माँ यानी अन्वी करण मल्होत्रा खड़ी रहेगी हमेशा। अन्वी की बात सुनकर कृतिका गुस्से में उसे देखकर कहने लगी, इस समय तुम घमंड में ये जो कह रही हो ना, वो सारा घमंड में तुम्हारा तोड़ कर रहूंगी। अभी फिलहाल के लिए तुम्हें मेरे बेटे की कस्टडी क्या मिल गई तो तुम्हें खुशी हो रही है ना, यही खुशी मैं तुम्हारे गम में बदल दूंगी। अभी तुम्हें जितना खुश होना है हो जाओ, आगे चलकर मेरा बेटा मेरे पास ही आएगा, फिर तुम क्या तुम्हारा कोई परिवार भी मेरे बेटे से अगर मिलने की कोशिश किया तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। ये कहकर कृतिका गुस्से में वहां से चली गई। कृतिका को जाते हुए देखकर पीयूष एक नजर करण को देखा, फिर शैतान भरी नजरों से उसे देखने के बाद वहां से चले गया। वह दोनों ही वहां से जा चुके थे। ये देखकर करण का वकील मुस्कुराते हुए कस्टडी पेपर करण को देते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप बहुत लकी हैं जो आपको इस तरह की बीवी मिली। अगर आपकी वाइफ सही समय रहती यहाँ नहीं आती तो शायद ही आपको अपने बेटे की कस्टडी मिलती। ये कहकर वो वकील मुस्कुराया, फिर वहां से चले गया। अब वहां पर सिर्फ रिहान ने अन्वी को देखते हुए हैरान भरी आवाज ने कहा, भाभी आपको कोर्ट पहुंचने में इतना देर कैसे हो गया और आपकी ऐसी हालत कैसे हुई और आपके पास ये सारे सबूत कैसे आए? रिहान की सवाल भरी लिस्ट को सुनकर अन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए रिहान को देखी, फिर करण को देखकर कहने लगी, मुझे पता है आपके माइंड में भी अभी यही सवाल होंगे, लेकिन आप पूछना नहीं चाहेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सबूत जो मेरे पास थी वो मैं तब रिकॉर्ड की थी जब मेरी मुलाकात कृतिका से एक बार रास्ते में हुई थी। जब मैं कृतिका से मिली थी तब वो मुझसे गुस्से में बातें कर रही थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसकी बातों को रिकॉर्ड करूं, आगे चलकर कभी ना कभी जरूर काम आएगा। तभी मैं उसके बातों को रिकॉर्ड कर ली थी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब की बात तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब कल आपने मुझे कहा था हमें कोर्ट जाना है कस्टडी केस लड़ने के लिए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं वहां जाकर क्या कहूंगी। आज सुबह ही जब आप लोग यहाँ से निकल गए तब मेरी नजर मेरे फोन पर गई। मैं फोन लेकर निकल ही रही थी कि तभी मेरी माँ को कॉल आया था। माँ से बात करने के बाद मेरी नजर उस रिकॉर्डिंग पर चली गई। गलती से मेरा हाथ उसकी रिकॉर्डिंग पर गया था। वहां जाने के बाद मुझे जो वो रिकॉर्डिंग मिला तब मुझे एहसास हुआ मैं ये रिकॉर्ड लेकर कोर्ट जाती हूँ और वहां पर ये सबूत के तौर पर सुनाऊंगी। लेकिन जब मैं कोर्ट के लिए निकली थी तभी रास्ते में एक कार आकर मेरे सामने रुकी और उसमें से कुछ आदमी बाहर निकल के, वो आदमी देखने में बहुत ज्यादा हटे कटे थे। ऐसा लग रहा था वो सारे आदमी किसी के बॉडीगार्ड हैं। पहले तो वो लोग मुझे पकड़ लिए थे और अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे बहुत मुश्किल से बचते बचाकर कोर्ट पहुंची। उनसे बचने के चक्कर में ही मेरी ऐसी हालत हुई। मुझे उन सब से दूर भागना था। उसी चक्कर में मैं गिरते गिरते बस भागे जा रही थी। जब मैं कोर्ट पहुंची तो मुझे पता चला ऑलरेडी लेट हो चुका है। मैं बड़ी विनती करने के बाद अंदर ही अंदर आई तो मुझे पता चला अभी भी केस चल रहा है और जज कस्टडी कृतिका को देने के बारे में बात कर रहे हैं। सही समय रहते मैं यहाँ आई, फिर आगे जो हुआ वो आपको पता ही है। अन्वी की बात सुनकर करण की आंखें छोटी हो गई। वो ये जानकर हैरान था किसी ने अन्वी को पकड़ने की कोशिश किया। वो थोड़ा गुस्से में अन्वी को देखते हुए, क्या तुम उन लोगों का चेहरा देखी जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? करण की बात सुनकर अन्वी मुंह बनाकर कहती, नहीं, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। उन लोगों के चेहरे पर नकाब था। हाँ, मुझे ये जरूर याद है, वो जितने भी बॉडीगार्ड थे उनके कपड़े पर लगा स्टैम्प ग्रीन कलर का था और उस पर लिखा हुआ था पीके। अन्वी के मुंह से पीके शब्द सुनते ही रिहान और करण की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन दोनों को हैरान होते हुए देखकर अन्वी कंफ्यूज होकर कहती, क्या हुआ, आप दोनों इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? अन्वी की बात सुनकर रिहान हल्का से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, बस ऐसे ही, आप चलिए हम आते हैं।
वैसे भी रिहान का कॉल आया था, वो आपका है, इंतजार कर रहा है, आप तब तक बाहर जाकर कार में बैठकर हम दोनों आते हैं। रिहान की बात सुनकर अनवी मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है, मैं तब तक रिहान से फोन पर बात कर लेती हूँ, आप दोनों आ जाइएगा। ये कहकर अनवी वहां से चली गई। अनवी वहां से जा चुकी थी। ये देखकर रिहान करण से कहा, यार कहीं जो मैं सोच रहा हूं तुम भी वही सोच तो नहीं रहे हो। रिहान की बात सुनकर करण बड़े आराम से हाँ में सर हिलाया। जब वो हमें सर हिला रहा था तब उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। उसके चेहरे से लग रहा था वो अभी ये सब जानने के बाद भी बहुत शांत दिख रहा हो। करण को शांत देखकर रिहान थोड़ा गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, तुम उस आदमी के बारे में अनवी भाभी के मुंह से जानने के बाद भी इतने शांत कैसे रह सकते हो? तुम्हें पता भी है वो आदमी कौन है, ये बात तुम भी जानते हो, फिर भी अनजान बनने की कोशिश मत करो। हमें तो अभी ये सोचना चाहिए उस आदमी को अनवी भाभी के बारे में कैसे पता चला? अगर पता चला भी तो वो अनवी भाभी को पकड़ क्यों रहा था, वह भी कोर्ट आने के लिए? पहले तो मुझे अनवी भाभी की हालत को देखकर लगा था कृतिका और पीयूष मिलकर कुछ किए होंगे, लेकिन अनवी भाभी की बातों को सुनने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है वो ऐसा कर सकता है। रिहान की बातों को सुनने के बाद भी करण का चेहरा उसी तरह शांत दिख रहा था। उसने एक नजर रिहान को देखा, फिर कहा, उस आदमी को कृतिका ही हायर की है। कृतिका मेरे सारे दुश्मनों को बहुत अच्छे से जानती है और वो इस समय कोई भी हद पार कर सकती है, वो ये बहुत अच्छे से जानती है। अगर उसने अपनी बॉडीगार्ड को भेजकर अनवी के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो शायद वह फंस सकती है। वो दिमाग लगाकर काम की है, उसे ये बात पूरी तरह से पता था अगर वो अपने बॉडीगार्ड को भेजकर अनवी को कोर्ट आने से रोकेगी तो कोर्ट में एक और सबूत मिल जाएगा उसके खिलाफ। यही सोचकर वह मेरे दुश्मन से हाथ मिलाई और उसे हाथ मिलाने के बाद उससे मदद मांग ली। लेकिन कृतिका ये हरकत करके बहुत बड़ा गलती कर दी है। उसने मेरे दुश्मनों के बीच में अनवी को लाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर उस लड़की के चक्कर अनवी को कुछ भी हुआ तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। करण की बात सुन के रिहान की नजर उसके चेहरे पर चले गया। ये बात रिहान भी बहुत अच्छे से जानता था। करण अपने दुश्मनों के बीच में अपने परिवार को कभी भी आने नहीं देता है और अब तो अनवी भी उसके परिवार का हिस्सा बन चुकी है। भले ही करण अनवी को पसंद नहीं करता है, लेकिन ये सच है अनवी अब कहीं ना कहीं मल्होत्रा फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। ये सोचकर रिहान ने करण से कहा, तुम सही कह रहे हो, कृतिका अनवी भाभी को तुम्हारे दुश्मनों के बीच लाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं की है। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा तुम एक बार उससे मिलकर देखो, क्या पता वो आदमी सुधरने के काबिल हो। मैं जानता हूं तुम्हारे दुश्मन इतनी आसानी से सुधरते नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना उस आदमी को अनवी भाभी के बारे में जरा भी पता ना चले। अगर उसे अनवी भाभी के बारे में और कुछ भी पता चला तो वो बहुत अच्छे से तुम्हारा फायदा उठाएगा। रिहान का बात सुनकर करण शैतान भरी नजरों से उसे देखने लगा, फिर उसे देखकर चुपचाप वहां से निकल गया। करण को इस तरह से जाते हुए देखकर रिहान ने गहरी सांस लेकर खुद से ही कहा, ये लड़का भी ना कभी कभी तो मेरे समझ से बाहर ही होता है। ये कहकर रिहान भी वहां से निकल गया। करण रिहान जब कोर्ट से बाहर निकलकर अपनी कार के पास आया तो उन दोनों की नजर अनवी पड़ गई, जो कार के सहारे खड़ी होकर फोन पर बातें कर रही थी। अनवी को फोन पर बातें करते हुए देखकर दोनों ही समझ चुके थे वो इस समय रिहान से बात कर रही है। अनवी रिहान से बातें कर रही थी, तभी उसकी नजर करण और रिहान पर गई। उन दोनों को देखते ही अनवी फोन कट करके चुपचाप कार के अंदर बैठ गई। अनवी को कार के अंदर बैठते हुए देखकर वो दोनों भी चुपचाप कार में जाकर बैठ गए। रिहान ने एक नजर पीछे बैठे करण और अनवी को देखा, फिर कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अनवी की नजर इस समय खाली सड़कों पर थी। वह जब रिहान से बातें कर रही थी तभी रिहान ने उसे कहा था उसके लिए कुछ लेकर आए। ये सोचकर अनवी करण को देखते हुए कहती, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या एक बात कहूं। करण का ध्यान इस समय कहीं और ही था। जब उसने अनवी की बातों को सुना तो वो आगे की ओर देखते हुए बस हनन जवाब दिया। अनवी देखी करण के चेहरे पर कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहे हैं। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेस नहीं थे। वो बिल्कुल किसी शांत मन से बैठा हुआ था। करण का इस हरकत को देखकर अनवी को अच्छा नहीं लगा,
क्योंकि आज वो रिहान का केस जिस चुकी थी, ये हो जाने के बाद भी उसे करण को मुस्कुराते हुए नहीं देखी। फिलहाल के लिए अन्वी इस बारे में ना सोचकर करण को देखते हुए कहती, क्या आप कार को एक केक शॉप के पास रोक सकते हैं? क्योंकि रिहान से जब मैं बात कर रही थी तब उसने मुझे कहा मैं और आप मिलकर उसके लिए कुछ लेकर आए। मैं जानती हूं आप रिहान को बाहर का कुछ भी खाने नहीं देते हैं, इसीलिए मैं सोची हूं क्यों ना मैं केक शॉप पर जाकर खुद रिहान के लिए केक बनाकर उसके लिए लेकर जाऊं। अन्वी की बात सुनकर करण की नजर अब जाकर उसके चेहरे पर गया। उसने एक नजर अन्वी को देखा, फिर आगे बैठे रिहान से कहा, केक शॉप पर कार रोकना। रिहान ने जैसे ही करण की बातों को सुना तो हाँ में सर हिलाया, फिर थोड़ी ही देर बाद कार को केक शॉप के बाहर रोका। कार के रुकते ही अन्वी की नजर केक शॉप पर गई। वह केक शॉप बहुत ज्यादा बड़ा था, शायद उस शहर का नंबर 1 शॉप था। ये देखकर अन्वी चुपचाप कार से बाहर निकल गई। अन्वी कार से निकलने के बाद सीधे शॉप के अंदर आई तो उसकी नजर वहां के मैनेजर पर गई। मैनेजर को देखकर अन्वी उसके पास आई, फिर उसे देखकर कहने लगी, हेलो सर, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अन्वी की बात सुनकर मैनेजर मुस्कुराते हुए कहा, यस मैडम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैनेजर की बात सुनकर अन्वी हल्का सा मुस्कुराई, फिर वहां मौजूद लोगों को देखकर उस मैनेजर से कहने लगी है, क्या मैं केक बना सकती हूँ? आई नो कि आपके शॉप पर कस्टमर को केक बनाना अलाउड नहीं है, बस आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप मुझे केक बनाने की परमिशन दे दीजिए। मेरे बेटे को मेरे हाथ की केक बहुत पसंद है और उसने मुझे कहा है मैं उसके लिए केक लेकर आऊं। ऐसे में मुझे आपका शॉप दिखा तो मैं यहीं आ गई, प्लीज मना मत कीजिएगा, मुझे एक बार केक बनाने की परमिशन दे दीजिए, मैं आपको उसकी एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी। अन्वी की बात सुनकर मैनेजर की आंखें छोटी हो गई। थोड़ी देर पहले उस मैनेजर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो गायब हो चुकी थी। वो अन्वी को घूरते हुए कहा, सॉरी मैडम बट इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे शॉप में कस्टमर आकर केक नहीं बना सकते हैं। ये बात यहाँ पर सभी जानते हैं, इनफैक्ट आप भी जानती हैं। सॉरी फॉर डेट बट इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैंने आपको केक बनाने का अलाउ कर दिया तो यहाँ मौजूद जितने भी कस्टमर हैं वो भी आकर मुझसे यही कहेंगे करने को, और ऐसे में सारे कस्टमर के खरीदने की बजाय खुद बनाकर यहाँ से लेकर चले जाएंगे। मैं आपके विश पूरी करने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करवा सकता। अगर आपको केक ही बनाना है तो अब घर जाकर बना लीजिए। मैनेजर की बात सुनकर अन्वी का मन उदास हो गया। घर जाकर वो केक बना सकती थी, लेकिन घर पर केक का सामान होगा या नहीं होगा यही अन्वी को नहीं पता था, और वहां बनने में भी काफी समय लगता। वह सोची थी वो मार्केट से ही केक लेकर जाएगी और रिहान को वो खिलाकर उसको गुड न्यूज बताएगी। ये सोचकर अन्वी आस भरी नजरों से मैनेजर को देखने लगी। जब मैनेजर ने देखा अन्वी अभी भी वही खड़ी है तो वो थोड़ा गुस्से में उसे देखने लगा, इससे पहले कि वो मैनेजर कुछ कहता। तभी करण उस केक शॉप के अंदर आकर अन्वी के बगल में खड़ा हो गया। करण के पर्सनैलिटी बता रही थी वो कितना क्रूल इंसान है। इस समय करण की आंखें आग की तरफ तेज दिख रही थी, उसकी आंखें थोड़ी सी लाल दिख रही थी। करण ने एक नजर मैनेजर को देखा, फिर अपने बगल में खड़ी अन्वी को। अन्वी का ध्यान इस समय मैनेजर के चेहरे पर ही था, लेकिन जब मैनेजर के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी तब जाकर उसका ध्यान करण के चेहरे पर गया। करण को अपने बगल में देखते ही अन्वी भी एक पल के लिए घबरा गई। मैनेजर के चेहरे पर से साफ पता चल रहा था वो करण को देखकर कितना घबराया हुआ है। उसने जल्दी से अपने जगह से उठकर काउंटर के पास से बाहर निकलकर करण के पास आकर घबराते हुए कहा, मिस्टर आहूजा। मैनेजर की आवाज सुनकर करण की नजर उसके चेहरे पर गया। उसने एक नजर उसे देखा, फिर अन्वी के कंधों पर हाथ रखकर थोड़ा गुस्से में उस मैनेजर से कहा, मेरी वाइफ ने जो तुमसे अभी कहा है क्या वह सच में यहाँ पर पॉसिबल नहीं है? तुम्हें पता है ना मुझे मना करने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर तुमने मेरी वाइफ को यहाँ पर केक बनाने की परमिशन नहीं दी तो मैं तुम्हारे दुकान को 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। करण की बात सुनकर के अन्वी हैरान होकर उसे देखती रह गई। वह ये देखकर हैरान थी करण कहीं भी जाता है तो अपना शैतानी रूप लेकर आता है। एक तो वो बड़ी मुश्किल से मैनेजर बातें कर रही थी, लेकिन बीच में करण वहां आकर उसे धमकी देना शुरू कर दिया। ये देखकर अन्वी को डर लगने लगा कहीं मैनेजर और ना भड़क जाए। अन्वी मैनेजर के कुछ कहने से पहले ही करण के हाथ को पकड़कर
उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहती, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे, आप यहां आकर बात को बढ़ाओ मत। एक तो बड़ी मुश्किल से मैं मैनेजर से बात करने की कोशिश कर रही हूं और आप हैं कि इस विचारों को धमकाकर बात मनवा रहे हैं। ऐसे में वो आपकी बात को नहीं मानेगा, वो डर जाएगा और कहीं आपकी धमकी सुनकर वो आपको ही धमकी ना दे दे, इसीलिए मैं बात कर रही हूं। आप चुपचाप ही खड़े रहिए, मैं खुद बात कर लूंगी। ये कहकर अन्वी मैनेजर को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती, सॉरी सर, मेरे हस्बैंड थोड़े गुस्से वाले हैं। आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अगर आप मुझे परमिशन नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और चली जाऊंगी। ये कहकर अन्वी गुस्से में करण को देखने लगी, इससे पहले कि अन्वी करण को लेकर वहां से निकलती। मैनेजर जल्दी से अन्वी के बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप यहाँ पर केक बना सकती हैं। मुझे नहीं पता था आप मिस्टर अनुजा की पत्नी हैं। आई एम रियली सॉरी। पहले की हुई बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। आप यहाँ पर बड़े आराम से केक बना सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ये कहकर वो मैनेजर अपने चेहरे पर प्यारा सा मुस्कुराहट बरकरार रखा। मैनेजर की बात सुनते ही अन्वी की आंखें चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी उसके मना करते ही मैनेजर उसकी बातों को मान लेगा। वो मुस्कुराकर करण को देखते हुए कहती, देखा, मैंने कहा था ना, प्यार से बात करने पर लोग भी आपको इज्जत देंगे। अगर मैं इनसे प्यार से बात नहीं करती ना, तो ये हमें कभी भी परमिशन नहीं देता केक बनाने के लिए। अब हटो, मैं जा रही हूं केक बनाने के लिए, लेकिन मैं आपसे यही विनती करूंगी, यहां रहकर फालतू का कोई तमाशा मत कीजिएगा। ये कहकर अन्वी उस केक शॉप के किचन में चली गई। अन्वी की बात सुनकर करण की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि अन्वी साफ साफ ये कह रही थी उसकी वजह से मैनेजर ने उसको केक बनाने के लिए अलाउ किया, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैनेजर तो उसे देखकर ही यहाँ पर केक बनाने के लिए अलाउ कर दिया। रिहान जो दरवाजे के पास खड़े होकर ये सब देख रहा था, वो हंसते हुए करण के पास आया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या यार, तेरी बीवी ही एक इकलौती है जो तुझसे नहीं डरती है, बाकी पूरा दुनिया तेरे नाम से डरता है। अफसोस तेरी बीवी को तेरा रूप नहीं पता है। शायद जिस दिन तेरी बीवी को तैयार हूं पता चल जाएगा, उस दिन वह भी वैसे ही डरेगी जैसे पूरी दुनिया तुमसे डरती है। रिहान का बात सुनकर करण के चेहरे पर शैतान बड़े मुस्कुराहट नजर आने लगा। वो मुस्कुराकर रिहान से कहा, मेरा रूप वो देख चुकी है और वो रूप देखने के बावजूद भी वो मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत रखती है। मेरे आंखों में आंखें मिलाकर निडर होकर बात करने की हिम्मत रखती है। उसे क्या लगता है मुझे नहीं पता है, वो मेरे रूप को देखी है या नहीं देखी है। करण की बात सुनकर रिहान कंफ्यूज होकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या सच में अन्वी भाभी तुम्हारा असली रूप दे चुकी है? लेकिन कब और तुम्हें कैसे पता? रिहान की बात सुनकर करण तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर उसकी बातों को इग्नोर करके करण जैसे ही अन्वी के पास आया तो उसकी नजर अन्वी पड़ गई, जो मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए केक बना रही थी। अन्वी का चेहरा इस समय मैदे की वजह से कार्टून बना हुआ था। शायद इस बात से अनजान अन्वी को अपने चेहरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब करण ने उसके चेहरे को देखा तो देखता रह गया अन्वी के चेहरे पर आते हुए। उसके लटे उसको परेशान करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर करण के चेहरे पर ना दिखने के बराबर मुस्कुराहट दिखने लगी। करण ने देखा अन्वी को उसके चेहरे पर आ रहे बाल परेशान कर रहे हैं और अन्वी बार बार अपने गंदे हाथों से उसे ठीक करने की कोशिश कर रही, पर वो बाल ठीक ना होकर वापस से उसके चेहरे पर आकर उसको परेशान किए जा रहा था। ये देखने के बाद करण उसके पास आया। उसने एक नजर अन्वी को देखा जो केक बनाने की कोशिश कर थी, फिर वो अन्वी के करीब आकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया। अन्वी का ध्यान इस समय केक बनाने पर था। अचानक से किसी को अपने करीब देखकर एक पल के लिए वो घबरा गई। जब उसे एहसास हुआ उसके बगल में खड़ा करण उसकी मदद कर रहा है, तो वो चुपचाप उसको देखती रह गई। करण ने देखा अन्वी उसे ही देख रही है, तो वो केक की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में केक बनाना आता भी है या नहीं? क्योंकि जिस तरह से तुम बना रही हो वो देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है तुम्हें केक बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। करण की बात सुनकर अन्वी की नजर अपने हाथों में लगे मैदों पर गया।
उसका हाथ पूरी तरह से गंदा हो चुका था। ये बात सच था, अन्वी को केक बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो कई बार फोन के जरिए केक बनाना सीखी थी, लेकिन वह केक बनाने की कोशिश पहली दफा कर रही थी। ये सोचकर अन्वी करण से कहती, हाँ ये सच है, मैं केक पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि हमारे बेटे को केक खाना है, और ऐसे में आप तो बाहर का खरीद के खाने दोगे नहीं। इससे अच्छा खुद बना दूं। मुझे पता है मैं बनाना नहीं जानती हूँ, लेकिन कोशिश तो कर ही सकती हूँ। करण ने अन्वी की बातों को सुना तो वो उसको साइड में खड़ा करके खुद उसकी जगह पर आकर एक नजरों उसे देखकर कहा, तुम तो रहने ही दो, जब तक मैं तुम केक बनाओगी शायद तब तक मेरा बेटा सोकर उठ भी जाएगा। इससे अच्छा यही होगा तुम चुपचाप बगल में खड़े रहकर मुझे बनाते हुए देखो, मैं कैसे बनाता हूँ, वो सीख लो, आगे चलकर शायद तुम्हें काम आएगा। ये कहकर करण आराम से केक बनाना शुरू किया। करण की बात सुनकर अन्वी हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी करण को केक बनाना भी आता होगा। वो तो एक टक करण के चेहरे को ही देखे जा रही थी। केक बनाते समय करण का पर्सनैलिटी जरा भी कम नहीं हुआ। करण ने अन्वी से कहा था वो चुपचाप खड़ी होकर उसको बनाते हुए देखे, लेकिन अन्वी का ध्यान तो पूरा समय सिर्फ करण के चेहरे पर था। लाइफ में पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा है, जो वो किसी लड़के को इतने ध्यान से देख रही है। जब पृथ्वी के साथ रिलेशनशिप में थी तब भी वो पृथ्वी को इतने ध्यान से कभी नहीं देखती थी। पृथ्वी भी कई बार उसके लिए खाना बनाया करता था, तब भी वह एक बार फिर उसके पास जाकर उसे नहीं देखी। लेकिन आज करण को देखकर ना जाने क्यों अन्वी का मन उसको देखने का ही करने लगा। रिहान जो मैनेजर से बात कर रहा था, जब उसने देखा अभी तक दोनों बाहर नहीं निकले हैं, तो वो खुद किचन की तरफ चले। क्या जैसे ही रिहान किचन के पास आया, सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। करण अन्वी की मदद करते हुए केक बना रहा होगा। जहां तक उसे पता था किचन में पहले अन्वी गई थी केक बनाने के लिए, लेकिन अब दोनों मिलकर ही केक बना रहे हैं। वह दोनों को साथ में काम करते हुए देखकर रिहान को काफी अच्छा लगा। उसने जल्दी से अपने फोन को निकाला, फिर उन दोनों की साथ में तस्वीरें लेने लगा। तस्वीरें लेने के बाद रिहान ने फिर से उन दोनों को देखकर मुस्कुराया, उसके बाद वहां से चले गया। अन्वी देखी करण ने केक बना लिया है तो वो मुस्कुराकर करण को देखने लगी। करण के चेहरे पर मैदा लगा हुआ था। ये देखकर अन्वी को हंसी आने लगी। अन्वी को हंसते हुए देखकर करण की आंखें छोटी हो गई। उसने तिरछी नजरों से एक अन्वी को देखा, फिर केक की तरफ इशारा करते हुए कहा, हंसना बंद करो, मेरे चेहरे पर क्या तुम्हें कार्टून दिख रहा है जो तुम मुझे देखकर हंस रही हो। करण की बात सुनकर अन्वी की हंसी तुरंत गायब हो गई। उसकी नजर वापस से जैसे ही करण के चेहरे पर कई, उसको वापस हंसी आने लगी। वो हंसते हुए ही अपने हाथों से करण को उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहती, आप पहले अपने चेहरे को देखिए, आप बिल्कुल एक कार्टून की तरह दिख रहे हैं। अन्वी की बात सुनकर करण की नजर अब जाकर मिरर पर गया, जो सामने ही दीवारों पर लगा हुआ था। मिरर में अपने चेहरे को देखते ही तरह की आंखें गुस्से से लाल हो गया। अन्वी उसके चेहरे को देखकर हंस रही है, ये सोचकर उसको गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में अन्वी को देखा तो उसकी नजर अन्वी के पल्लू पड़ गया। उसने बिना अन्वी से कुछ कहे उसके पल्लू को लेकर अपने मुंह को साफ करने लगा। अन्वी इस समय हंसे जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर करण के हाथों में पल्लू पर गया तो वो गुस्से में जल्दी से अपने पल्लू को उसके हाथों से खींच ली। इससे पहले कि वो पल्लू अपने हाथों में लेती, करण गुस्से में उसके पल्लू को खींचते हुए उसको अपने करीब कर लिया। इस समय दोनों ही काफी करीब थे। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे से काफी ज्यादा करीब थी। करण की आंखें अन्वी की आंखों से टकरा रही थी। उन दोनों की सांसें भी एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। करण का नजर अन्वी की गहरी आंखों में था, वही अन्वी की नजर करण के नशीले आंखों पर था। करण के लाल आंखों को देखकर एक पल के लिए अन्वी घबरा रही थी, लेकिन खुद को करण की बाहों में देखकर उसका वो डर जैसे कहीं गायब हो गया। वह दोनों एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे, तभी वहां पर एक स्टाफ अंदर आया। स्टाफ जैसे ही अंदर आया, वहां का नजारा देख के वो वापस से किचन से बाहर निकलने लगा, लेकिन बाहर निकलते समय ही उसके हाथों से टेबल पर रखा बर्तन नीचे गिर गया। बर्तन के गिरने की आवाज सुनकर दोनों ही अपने होश में आए। अन्वी को काफी शर्म आने लगा। उसे समझ नहीं आया वो यहां से कैसे जाए। करण ने देखा अन्वी की नजरें इधर उधर डगमगा रही, तो वो बिना उसे कुछ बोले
चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। करण को जाते हुए देखकर अन्वी चैन की सांस लेती। उसकी नजर इस समय दरवाजे की तरफ थी। तभी उसे ध्यान आया, केक बन चुका है। ये देखकर वो जल्दी से केक को अच्छे से डब्बे में रखकर वहां से बाहर निकली। थोड़ी देर बाद मल्होत्रा मेंशन में अन्वी और करण मल्होत्रा मैसेज पहुंच चुके थे। वो दोनों जैसे ही वहां पहुंचे, उन दोनों की नजर आरोही मल्होत्रा और देव मल्होत्रा पर गई। हालांकि देव मल्होत्रा और आरोही मल्होत्रा उन दोनों के साथ ही कोर्ट गए थे, लेकिन करण कोर्ट से लेट निकलने वाला था। ये जानकर वो दोनों पहले ही घर के लिए निकल गए थे। अब तक घर में सभी को न्यूज मिल चुकी थी। रिहान केकड़ी करण को मिल चुकी है। वही इस समय देव मल्होत्रा की नजर जाए अन्वी पर थी। अन्वी का ध्यान इस समय अपने बेटे पर था, जो कि वहां पर मौजूद नहीं था। ये देखकर वो अपने कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे की ओर जाती, देव मल्होत्रा उसे रोककर कहते, अन्वी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देव मल्होत्रा की कड़क आवाज सुनकर अन्वी के कदम वहीं रुक गए। वो पीछे मुड़कर देखी, देव आहूजा के चेहरे को देखने लगी। देव मल्होत्रा ने देखा अन्वी रुक चुकी है तो वह चलते हुए अन्वी के पास आए। फिर अन्वी को देखकर कठोर आवाज में कहने लगे, वैसे तो कल की हुई हरकत को लेकर मुझे तुम पर काफी गुस्सा आया था, लेकिन आज जब तुम रिहान की कस्टडी के लिए उसकी अपनी मां की तरह कोर्ट में लड़ रही थी, वो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। कल मैं तुमसे काफी गुस्सा था, लेकिन आज जब मैंने देखा तुम किस तरह से अपने बेटे की कस्टडी के लिए लड़ी, किस तरह से तुम सच्चाई की तरफ जाकर उन सभी से लड़ने की कोशिश कर रही थी, वो सब देखने के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्रति बुराई थी वो खत्म हो गई। मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे पोते की माँ बनी हूँ। इसी खुशी में मैं कल घर एक अच्छी सी पार्टी रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ वो पार्टी तुम ऑर्गेनाइज करो। देव मल्होत्रा की बात सुनकर उसकी बगल में खड़ी आरोही मल्होत्रा की आंखें छोटी हो गई। रिहान की कस्टडी मिल चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने पति की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। घर में कोई पार्टी हो या फिर कोई फेस्टिवल, हर चीज का ऑर्गेनाइज ही खुद देखती थी। ये सोचकर आरोही मल्होत्रा गुस्से में अपने पति से कहती, ये आप क्या कह रहे हैं? जब आपको पता है घर की देखरेख मेरे हाथ में है, तो फिर आप इस लड़की को कैसे कह सकते हैं पार्टी की देखरेख करने के लिए? आरोही मल्होत्रा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की नजर उसके चेहरे पर चले गया। जब अन्वी देखी कि किस तरह से आरोही मल्होत्रा गुस्से में है, तो वो देव मल्होत्रा को देखकर कहने लगी, दादाजी दादी माँ सही कह रही हैं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं तो इस घर में नई आई हूं। ऐसे में अगर मुझे इतना बड़ा काम सौंप दिया जाएगा तो मैं कैसे कर पाऊंगी? मुझे खुशी हुई आप मुझे इस लायक समझे। वैसे भी घर के सारे देख रेख दादी माँ करती है, तो कल की पार्टी भी वही देखेगी। अन्वी और अपनी पत्नी की बात सुनकर देव मल्होत्रा थोड़े देर सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद अन्वी को देखते हुए कहते, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कल की पार्टी की सारी देखरेख अन्वी करेगी। मेरी बात पत्थर की लकीरें की तरह है और मेरी बात अगर किसी ने मना करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर देव मल्होत्रा वहां से गुस्से में चले गए। देव मल्होत्रा की गुस्से भरी बातों को सुनकर वो सभी लोग घबरा चुके थे, सिर्फ करण को छोड़कर। वो अपने फैमिली के तमाशे को देखकर काफी बोर हो चुका था। वो एक नजर अपने पूरे परिवार को देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे में चले गया। अन्वी देखी सब लोग उसे ही घूर रहे हैं तो उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ। वो चुपचाप एक बार आरोही मल्होत्रा को देखकर वहां से कमरे में चली गई। वो नहीं चाहती थी वहां रुककर उनकी कोई कड़वी बातें सुने। अन्वी जैसे ही कमरे में आई, उसकी नजर अपने बेटे पर गई। रिहान इस समय बेड पर बैठकर फोन चला रहा था। जैसे ही उसने अपनी मम्मा को देखा, उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वो मुस्कुराकर अन्वी से कहा, मामा आप आ गई। रिहान की आवाज सुनकर अन्वी पूरे कमरे को देखने लगी। वो करण को ढूंढ रही थी, क्योंकि करण ने कमरे में ही आया था, पर उसे कमरे में करण कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर अन्वी केक का डब्बा लेकर रिहान के पास आके मुस्कुराकर केक का डब्बा उसके सामने रखते हुए कहने लगी, आपके डैडी कहाँ हैं? क्या वो कमरे में आए थे? अन्वी का इतना ही कहना था, तभी बाथरूम से बाहर निकलते हुए करण ने अन्वी को देखते हुए कहा, मुझे 2 मिनट भी बिना देखे रह नहीं सकती हो।
क्या तुम्हारी आंखों को मुझे देखने की आदत पड़ गई है जो मैं 2 मिनट में ना दिखूं? तो तुम बेचैन होने लगती हो कहीं? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ कुछ होता तो नहीं? अगर होता है तो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। अपने दिल से मेरा ख्याल निकालो, क्योंकि करण मल्होत्रा किसी के दिल में आने वालों में से नहीं है और तुम तो मेरे नजरों में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। तो गलती से भी अपने दिल में मेरे लिए जगह मत बनाना और मुझसे प्यार मत करने बैठ जाना, वरना आगे चलकर तुम्हारा दिल शीशे की तरह टूट जाएगा। ये कहकर करण गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। करण की बातों को सुनकर अन्वी का मुंह बन चुका था, क्योंकि करण अपने ही मन में उसके लिए बुरे बुरे ख्याल बनाता रहता है और बेमतलब का उसे ही सुनाता रहता है, बल्कि उसकी तो इन सब में कोई गलती भी नहीं रहती है। ये सोचकर अन्वी मुंह बनाकर रिहान को देखने लगी। रिहान इस समय केक खा रहा था, लेकिन उसने अपने डैडी की बातों को पूरी तरह से सुन चुका था। जब उसने अपनी मम्मा के मुंह बने चेहरे को देखा तो उसको काफी हंसी आने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए ही अन्वी से कहा, मम्मा, कभी कभी डैडी ना पागलों जैसी बातें करते हैं। मुझे तो लगता है उनको आपसे प्यार हो गया है और वो आपको बताना नहीं चाहते। रिहान की बात सुनकर अन्वी उसे घूरते लगी, क्योंकि रिहान सच न होने वाली बातों को ही कह रहा था। ये सोचकर अन्वी रिहान को घूरते हुए कहती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके डैडी ने अभी जो कहा है वो सब बस उन्होंने ऐसे ही कहा है। हम दोनों पति पत्नी हैं, इसका मतलब ये नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, वैसे भी रात काफी हो चुकी है। अगर आप ऐसे ही जगे रहें तो काफी दिक्कत होगी। ये कहकर अन्वी कपड़े लेकर रिहान का मुंह साफ की, क्योंकि रिहान के खाते समय अपने चेहरे पर काफी जगह केक लगा लिया था। जब अन्वी की नजर रिहान के चेहरों पर गई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराते हुए रिहान को अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ गई और लोरी सुनाते हुए उसे सुलाने लगी। इधर स्टडी रूम में करण स्टडी रूम में एक कुर्सी पर बैठकर पेज पर कुछ लिख रहा था। तभी रिहान स्टडी रूम के अंदर आया। जैसे ही वो स्टडी रूम के अंदर आया, उसकी नजर करण पर गया। करण को देखते हैं रिहान मुस्कुराते हुए उसके पास आया तो उसने देखा करण पेपर पर कुछ लिख रहा है। ये देखकर रिहान की आंखें छुट्टी हो गई, क्योंकि उस पेपर पर कल के होने वाले फंक्शन की बहुत सारी लिस्ट बनी हुई और करण लिस्ट बना रहा है। ये बात रिहान को समझ नहीं आई। ये सोचकर उसने करण से कहा, तुम ये लिस्ट बना रहे हो जो आरोही दादी के पास पहले से ही बनी हुई है, भला तुम इस लिस्ट को बनाकर क्या ही करोगे? रिहान की बात सुनकर करण एक नजरों उसे देखा, फिर लिस्ट पर लिखते हुए ही कहा, तुमने सुना नहीं, दादाजी ने कहा अन्वी को कल फंक्शन की सारी तैयारी करनी है और अन्वी इस घर में नई नई आई हुई है। ऐसे में कल अगर उसे फंक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी तो वो कैसे करेगी? उसके पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का ये सब कैसे होता है, और घर वालों ने भी उसे कुछ बताया नहीं है। इसीलिए मैं लिस्ट में वो सब कुछ लिख रहा हूँ जो हमारे घर में हर फंक्शन में होता है। ये लिस्ट हो चुका है। तुम इस लिस्ट को अन्वी के पास ले जाकर उसे दे देना और कहना ये लिस्ट माँ तुम्हें भेजा है। ये कहकर करण लिस्ट को पूरी तरह से भर दिया, फिर उसे फोल्ड करके रिहान को दे दिया। जब रिहान ने देखा तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आई। वह मुस्कुराते हुए करण से कहा, क्या बात है, तुम्हें अन्वी भाभी से प्यार तो नहीं हो गया, या फिर कहीं तुम अन्वी भाभी को पसंद तो नहीं करने लगे हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से अन्वी भाभी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो। एक काम करो, ये जो तुमने लिस्ट बनाई है ना, वो लिस्ट है, तुम खुद जाकर अन्वी भाभी को दे दो। अगर मैं गया तो मुझे झूठ नहीं बोला जाएगा अन्वी भाभी से। इससे अच्छा यही होगा तुम खुद उनको दे दो और अपने तरीके से समझा भी देना। ये कहकर रिहान अपने कदम पीछे लेकर वहां से जाने लगा। रिहान वहां से जा ही रहा था, तभी करण अपनी जगह से उठकर उसके कॉलर को पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहा, मेरे सामने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। जितना कहा वो उतना करके आओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। अपना काम करवाने के लिए बोलो तो मैं करके दिखाओ। ये कहकर वह अपने पॉकेट से छोटे से बंदूक को बाहर निकाला। करण के हाथों में बंदूक देखकर रिहान जल्दी से उसके हाथों से लिस्ट को लेकर स्टडी रूम से भाग गया। उसको इस तरह से भागते हुए देखकर करण के चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी।
रिहान स्टडी रूम से बाहर निकलने के बाद अनवी के पास आया तो उसने देखा अनवी रिहान को सुला रही है। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आया, फिर अनवी को लिस्ट देते हुए कहा, भाभी जी, माँ ने कहा है ये लिस्ट में आपको दे दूं। कल जो पार्टी होने वाली है उसमें जो भी सामग्री, जो भी सामान लगेंगे वो इसमें दे दिए गए हैं और इसमें कुछ गेस्ट के नाम है जिसको कॉल करके इनवाइट करना है। तो आपको सारे गेस्ट को सुबह सवेरे ही कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि शाम में पार्टी होगी तो हमें कुछ घंटे पहले ही गेस्ट को इन्फॉर्म भी करना पड़ता है। जो जो सामान इस लिस्ट में है वो सामान मैं आपको कल लाकर दे दूंगा, लेकिन बाकी सारा चीज आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ये कहकर रिहान ने उस लिस्ट को बेड पर रखकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अनवी देखी लिस्ट बेड पर रखा हुआ है तो वो रिहान को बेड पर सुलाई, फिर उस लिस्ट को लेकर देखने लगी और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लिस्ट को पढ़ने के बाद अनवी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। इधर दूसरी तरफ आरोही मल्होत्रा का कमरा। इस समय आरोही मल्होत्रा के साथ किरण मल्होत्रा भी बैठी हुई थी और देव मल्होत्रा कमरे में मौजूद नहीं थे। आरोही मल्होत्रा इस समय गुस्से में बैठकर किरण को देख रही थी। जब किरण मल्होत्रा देखी आरोही मल्होत्रा उससे ही देख रही है तो वह आरोही आहूजा के हाथों को पकड़कर उन्हें समझाते हुए कहती, माँ आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं जानती हूँ पापा ने जो किया है वो सब देखकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। इनफैक्ट मुझे भी काफी गुस्सा आया था जब पापा आपके काम को अनवी को सौंप दिए, लेकिन अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो होना था वो हो गया है। आप इस तरह से अगर बैठे रहोगी तो पापा समझ जाएंगे आपका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बेमतलब का आप पर और गुस्सा होंगे। किरण मल्होत्रा की बात सुनकर आरोही आहूजा गुस्से में से देखकर कहती, मुझे भी पता है ये सब कुछ तुम्हें बताने की कि कोई भी जरूरत नहीं है। एक तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने पति की नजरों में अनवी को नीचे गिराई थी। अगर कल मैं उस अनवी को मंदिर जाते हुए नहीं देखती तो शायद मैं अपने पति को उस अनवी के खिलाफ नहीं भड़का पाती। वह तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका था अपने पति के कान भरने का, वरना वो अनवी तो पूरे परिवार को अपने काबू में कर चुकी होती। मुझे तो लगता है अब मुझे खुद करण से जाकर बात करनी पड़ेगी। ये लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश कर रही है। जब से घर में आई है तब से मेरा पति और साथ ही तुम सबका पति भी इसकी बातों को मानकर इसे अच्छे से सहला भी देता है। और मैं जिस करण को इतना खतरनाक बनाई वह करण भी अनवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। मैं सोची थी करण अपना रूप अनवी को हर रोज दिखाएगा, लेकिन करण के बदलते व्यवहार को देखकर मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा पोता वापस से वैसा ही ना बन जाए जैसा वो कृतिका से शादी करने के बाद बन चुका था। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पोते को वापस से धोखा मिले और वो फिर से टूट जाए। बड़ी मुश्किल से अपने पोते को मैं पैरों पर खड़ा करके वापस से उसे खतरनाक बनाई हूँ और ये अनवी उसके लाइफ में आकर सब कुछ बर्बाद करने का प्लान बनाकर रखी है। उसे इतनी आसानी से ये जो काम मिल गया है ना, उसे तो मैं पूरा होने नहीं दूंगी। उसे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। कल पार्टी में सभी के सामने उसका बेइज्जती ना हो गया तो मेरा नाम भी आरोही मल्होत्रा नहीं। आरोही मल्होत्रा की बात सुनकर किरण मल्होत्रा मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती, आप फिक्र मत करो माँ, मैं भी आपके साथ हूँ। आप बस एक बार ऑर्डर देना, मैं तुरंत उसे पूरा कर दूंगी। वैसे भी उस अनवी को तो पता तक नहीं है पार्टी ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। मुझे पूरा यकीन है उससे कोई ना कोई गलती जरूर होगी और एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ेगी। किरण मल्होत्रा की बात सुनकर आरोही आहूजा शैतान भरी नजरों से उसे देखने लगी। वह दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ समीर इस समय सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। उसके बगल में बैठा उसका दोस्त तरुण उससे कुछ बातें करा था। तभी समीर का फोन रिंग हुआ। फोन पर अनवी का फोन आते हुए देखकर समीर ने एक नजर तरुण को देखा। जब तरुण ने देखा है समीर उसे देख रहा है तो वो कंफ्यूज होकर इशारों में ही पूछा, क्या हुआ? तरुण के इशारे को देखकर समय अपने फोन को आगे करके उसे दिखाया और कहा, अनवी मुझे क्यों कॉल कर रही है, वह भी इस समय इतनी रात को? तो वो घर पर ही हो सकती है। समीर की बात सुनकर तरुण एक नजर फोन को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो तुम एक बार उठा लो फोन, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट बात हो। वैसे भी तो कौन सा अनवी को पता है तुम करण छोटे भाई समीर हो। तरुण की बात सुनकर समीर ने हाँ में सर हिलाया, फिर फोन उठाकर अपने कानों पर लगाया। इससे पहले कि समीर कुछ कहता फोन की दूसरी तरफ से अनवी मुस्कुराते हुए कहती, समीर भाई क्या आप कॉल पर हो?
अन्वी की खुशी भरी आवाज को सुनकर समीर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अन्वी, मैं कॉल पर ही हूं, लेकिन तुम मुझे इस समय कॉल क्यों की हो? समीर की बात सुनकर अन्वी हंसते हुए कहती, भाई कल मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है, मैं चाहती हूँ आप भी वहां पर आओ, मेरे मॉम डैड भी आ रहे हैं। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड से बोल चुकी हूँ, मैं अपनी तरफ से भी किसी को बुला रही हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप भी यहाँ पर आए और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें। अन्वी की बात सुनकर समीर हैरान हो चुका था। वो हैरानी भरी आवाज में कहता, ये तुम क्या कह रही हो अन्वी, मैं भला वहां कैसे आ सकता हूँ? मुझे तो पता भी नहीं है वो लोग कौन है और उन लोगों को भी शायद नहीं पता मैं कौन हूँ। अन्वी जब समीर की बातों को सुनी तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, अरे भाई आप फिक्र मत करो, मैं सबसे कह दूंगी आप मेरे भाई जैसे हो, और वैसे भी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं तो मैं उनसे भी आपको मिलवा दूंगी। आपको तो पता ही है ना, मेरे मम्मी पापा आपके बारे में जानते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, कल आपको आहूजा मेंशन आना ही पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे बेटे के लिए आ जाइए, क्योंकि मैं अपने बेटे की कस्टडी जीत कर आई हूं और उसी खुशी में दादाजी ने कहा है घर में पार्टी रखी जाए। मैं चाहती हूं आप भी आए, अगर आप नहीं आए तो मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। अन्वी की बात सुनकर समीर ने तरुण को देखा तो तरुण पल के झपकाया, जिसे देखकर समीर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा। समीर की बात सुनते ही अन्वी तुरंत फोन कट कर दी। समीर के चेहरों पर परेशानी साफ दिख रही थी। जब तरुण ने ये देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसे कहा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मल्होत्रा फैमिली तुम्हें नहीं पहचान पाएगी, तुम आराम से सबसे मिल भी सकते हो, किसी को भी तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी पता नहीं है। अगले दिन सुबह का समय, रिहान के दिए हुए लिस्ट को देखने के बाद अन्वी वो सब कुछ तैयारी कर चुकी थी। अब बस इंतजार था गेस्ट आने का। पार्टी दोपहर में होने वाली थी, ये बात सुबह ही अन्वी सभी को इन्फॉर्म कर दी थी। वैसे तो पार्टी शाम में होने वाला था, लेकिन देव मल्होत्रा को इम्पोर्टेंट काम हो जाने की वजह से पार्टी का समय है बदलना पड़ा। अन्वी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी करण कमरे के अंदर आया। उसने देखा अन्वी तैयार हो चुकी है तो वह चुपचाप कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम चले गया। थोड़ी ही देर में बाथरूम से बाहर निकलकर वह भी मिरर के सामने खड़े होकर परफ्यूम लगाने लगा। अन्वी इस समय रिहान को तैयार कर रही थी। जब वह देखी किस तरह से करण परफ्यूम लगा रहा है तो वो उसे देखकर कहने लगी, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कल रिहान जो लिस्ट लेकर आए थे वो माने नहीं, बल्कि आप बनाकर भेजे थे। करण मिरर में खुद को देखकर बाल को ठीक करा था। जब उसने अन्वी की बातों को सुना तो उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसकी नजर मिरर के सहारे ही अन्वी पर चली गई। अन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर करण की आंखें छोटी हो गई। वो उसे देखते हुए कहा, चलो अच्छी बात है तुम्हें ये पता चल चुकी है, लेकिन अब तुम उसका मतलब कुछ गलत मत समझ लेना। वैसे तो मैं तुम्हारा मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मैं सोचा ये मेरे परिवार का बात, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरे परिवार का नाम खराब होगा और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई मेरे घर के नाम को बर्बाद करे। यह कहकर करण ने अन्वी को देखा, फिर रिहान को अपने गोदी में लेकर वहां से निकल गया। करण को जाते हुए देखकर अन्वी गहरी सांस लेती, वह जानती थी करण उसके सवाल का सही से कभी भी जवाब नहीं देगा। ये सोचकर वह चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गई। अन्वी जैसे ही हॉल में आई उसकी नजर अपने परिवारों पर गई। उसके मम्मी पापा आए हुए थे। ये देखकर अन्वी की आंखें नम हो गई। वो भागकर जल्दी से अपने मम्मी पापा के पास गई, फिर उनके गले लग गई। इस समय हॉल में पूरा मल्होत्रा परिवार मौजूद था। आरोही मल्होत्रा का तो मुंह बन चुका था जब उन्होंने अन्वी के परिवार को वहां देखी, लेकिन करण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराकर अन्वी के मम्मी पापा के पास आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जब अन्वी यह देखी तो वह एक साइड होकर करण को देखने लगी। अव्यान वर्मा मुस्कुराते हुए करण से कहते, अरे अरे दामाद जी, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके पास है, आप इस तरह से मेरे पैर मत छुआ करें। वैसे आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको आपका बेटा पूरी तरह से मिल गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, फाइनली आपको आपका बेटा मिल गया। अव्यान वर्मा की बात सुनकर करण उनको मुस्कुराकर बस देखता रहा। जब अन्वी देखी किस तरह से उसका पति और उसके पापा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो वो अपनी माँ जूली वर्मा के पास आकर उसके गले लगकर कहने लगी, कैसे हो माँ?
अन्वी की बात सुनकर जूली वर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराते हुए कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, आप कैसे हो? अन्वी का नजर इस समय अपनी माँ पर था। जब वो अपनी माँ की बात सुनी तो वो मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी सोफे पर बैठी हुई आरोही मल्होत्रा अन्वी को देखकर मुंह बनाते हुए कहती, तुम अपनी बेटी से क्या ही पूछ रही हो? इतने बड़े घर में वो आराम से ही रहती होगी। हमसे पूछो, हम तो तुम्हें सच सच बता भी देंगे। तुम लोगों की तरह धोखा नहीं देंगे। वैसे भी हमारे खून में धोखा देना नहीं लिखा है, लेकिन हमारे कुंडली में धोखा मिलना जरूर लिखा है। ये कहकर आरोही आहूजा अन्वी के परिवार को गुस्से में देखने लगी। आरोही आहूजा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी को उनके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे जबान लड़ाने का। लेकिन करण, जो रिहान को लेकर अपनी गोद में था, वो थोड़ा गुस्से में आरोही मल्होत्रा से कहता, दादी, वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके व्यवहार को देखकर मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरे बेटे के सामने में फालतू की बातें कभी मत कीजिएगा। तो फिर आप ये कैसे भूलती हैं? इस समय रिहान भी मेरे पास ही मौजूद है। वो अब बड़ा हो चुका है और वो सबकी बातों को बहुत अच्छे से समझता भी है। अगर आप लोगों की ऐसी बातें सुनकर उस पर कोई असर हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप अन्वी के परिवार को टिस करना बंद कीजिए। जो होना था वो हो गया है। बार बार उसी बात को दोहराने से कुछ नहीं होगा। शादी मेरी हुई है, अन्वी से तो सिर्फ मुझे ही मतलब होना चाहिए। उसके परिवार से आप लोगों में से कोई भी अन्वी के मम्मी पापा ही या फिर अन्वी के किसी परिवार को कुछ नहीं कहेगा। अगर मुझे पता चला आप लोग अन्वी के परिवार के साथ बदतमीजी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। करण की बात सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई। आरोही मल्होत्रा भी गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। वहीं जब अव्यान वर्मा ने देखा किस तरह से उनका दामाद उनकी तरफदारी कर रहा है तो वो करण के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा, मैं नहीं चाहता हूँ हमारे वजह से आप अपने परिवार से इस तरह से बात करें। और वैसे भी आपके दादी जो कह रही है वो सही है। हम धोखा तो दिए हैं आपके परिवार को, भले ही हमारा नजरिया कुछ और ही था। धोखा धोखा ही होता है। अव्यान वर्मा के बात सुनकर करण उनके हाथों को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप इन सारी बातों को भूल जाइए। जो बीत चुका है उसके बारे में अब सोचकर कोई फायदा नहीं है। जो होगा उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। वैसे भी अब समय हो गया है, पार्टी भी शुरू होने वाली है, मेहमान भी आ रहे हैं। सबके लिए यही अच्छा होगा, चुपचाप नॉर्मल होकर पार्टी एंजॉय करें। ये कहकर करण रिहान को लेकर एक सोफकरण को बैठे हुए देखकर अन्वी अपने पेरेंट्स को एक सोफे पर बिठाकर रितिका मल्होत्रा के पास चली आई। रितिका मल्होत्रा के पास आकर अन्वी उन्हें देखते हुए कहती, माँ, वैसे तो मैं सारी तैयारी कर चुकी हूँ, लेकिन बस एक बार आप किचन में जाकर खाना देख लीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो। अन्वी की बात सुनकर रितिका मल्होत्रा मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती, तुम फिक्र मत करो, मैं वो पहले ही देख चुकी हूँ। सब कुछ बहुत बढ़िया है। सारे गेस्ट अब आने वाले हैं। तुम एक काम करो, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। रितिका मल्होत्रा के बात सुनकर अन्वी खुद को देखने लगी, क्योंकि वो पहले से ही तैयार थी और रितिका आहूजा कह रही थी उसे तैयार होने के लिए। ये सोचकर वो रितिका मल्होत्रा से कहती, ये आप क्या कह रही हैं? माँ, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। क्या मैं आपको तैयार नहीं दिख रही? अन्वी की बात सुनकर रितिका आहूजा उसको ऊपर से नीचे देखने लगी। उसे इस तरह से देखने के बाद रितिका आहूजा के चेहरों पर मुस्कुराहट आई। वह मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती, मेरा मतलब है तुम्हारे हाथ और कपड़े थोड़े गंदे हो गए हैं, तुम वो साफ करके आ जाओ। क्या तुम इस तरह से मेहमानों के सामने जाओगी? रितिका मल्होत्रा की बात सुनकर अब जाकर अन्वी को एहसास हुआ सच में उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं। ये देखकर वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। अन्वी को जाते हुए देखकर रितिका मल्होत्रा टेबल पर रखे हुए डेकोरेशन को ठीक करने लगी। जब वो डेकोरेशन को ठीक कर रही थी, ना जाने क्यों अचानक से उसे एहसास जैसे कोई उसका अपना उसके करीब आ रहा है। यह एहसास होते हैं उनकी नजर दरवाजे की तरफ चले गया, लेकिन दरवाजे के पास कोई नहीं था। ये देखकर रितिका मल्होत्रा का मन उदास हो गया। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अपना बिछड़ा हुआ उसके पास आ गया है। वो ये सब सोच रही थी, तभी रिहान दरवाजे की तरफ देखते हुए करण से कहा, वो लड़का कौन है?
रिहान की आवाज सुनकर सभी की नजर दरवाजे के पास खड़े समीर पर चले गया। समीर दरवाजे के पास खड़े होकर उन सभी को ही देख रहा था। इतने सालों बाद अपने परिवार को देखकर समीर की हिम्मत नहीं हो रही थी घर के अंदर अपने पैर रखने का। जब करण ने समीर को देखा तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर उसे देखता ही रह गया। ना जाने क्यों उसको देखकर करण को अपने दिल में बहुत भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसका अपना उसके नजरों के सामने है। वो सब उस लड़के को देख रहे थे क्योंकि वो लड़का पूरे मल्होत्रा फैमिली के लिए अनजान था इससे पहले कि देव मल्होत्रा कुछ कहते हैं। तभी अन्वी हॉल में आई। हॉल में आते ही उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े समीर पर चली गई। समीर को देखते हैं अन्वी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट दिखने लगा। करण का ध्यान दरवाजे के पास खड़े समीर पर था, लेकिन जैसे ही उसने देखा अन्वी भागते हुए उस लड़के के पास जाकर उसे गले लग गई तो उसकी आंखें छोटी हो गई। घर में मौजूद जितने भी लोग थे वह भी अन्वी की इस हरकत को देखकर हैरान थे। ऑलमोस्ट कुछ गेस्ट आ चुके थे, लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं। अन्वी अभी भी समीर के गले लगे हुए थी। जब समीर ने ये देखा सभी घरवाले उसे ही देख रहे हैं तो वो अन्वी को खुद से दूर करके मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो अन्वी? समीर की बात सुनकर अन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराते हुए समीर से कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मुझे पता था आप जरूर आओगे। आप अपने छोटी बहन को उदास नहीं देख सकते हैं। चलो घर के अंदर, मैं आपको सभी से मिलवाती हूँ। ये कहकर अन्वी समीर का हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर के अंदर लेकर आई। अन्वी के अचानक अंदर लेकर आने की वजह से समीर के पैर तुरंत घर के अंदर आ गए। घर के अंदर कदम रखते हैं समीर को अपनी बचपन की याद आने लगी। बचपन में किस तरह से वो घर में अपने भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ खेला करता था और आज उसी घर में एक अनजान बनकर सबसे मिलने आया है। करण की नजर तो इस समय अन्वी के हाथों पर थी जो समीर का हाथ पकड़े हुए थे। उसे इस तरह से देखकर करण चीते की नजरों से उसे घूरता गया। अन्वी समीर को लेकर सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास आई। उन दोनों के पास आते ही वो अपने पापा को देखते हुए कहती, पापा आपको याद है ना, मैं आपको कहती थी एक भाई है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे छोटी बहन मानते हैं। मैं कहते थी ना मेरा भाई नहीं है, लेकिन वह मेरे भाई की कमी पूरी करते हैं। ये वही है, इनका नाम समीर है। आज मैं सोच ली थी इनको मैं आप लोगों से मिलवा कर रहूंगी। अन्वी के मुंह से उस लड़के का नाम सुनकर फैमिली के नजरें समीर के चेहरों पर चले गया। समीर नाम सुनते हैं रितिका मल्होत्रा के हाथों में रखा है। बुके का फूल टेबल पर जाकर गिरा। समीर नाम सुनते ही रितिका मल्होत्रा के हाथ कांपने लगे। समीर खड़े होकर एकटक वहां सभी को देख रहा था। जब उसने अन्वी के मुंह से अपने मम्मी पापा के बारे में जाना तो वो नीचे झुककर उन दोनों का आशीर्वाद लिया। अन्वी धीरे धीरे करके समीर को सबसे मिलवाई और सभी बहुत अच्छे से समीर से मिले भी। अन्वी जब देखी रितिका मल्होत्रा और करण अभी भी बचे हुए हैं तो वो समीर को देखते हुए कहती, चलो भाई, मैं अब आपको अपने पति और अपनी माँ से मिलवाती हूँ। ये कहकर अन्वी समीर को लेकर करण के सामने आकर खड़ी हो गई।